द रिंग्स ऑफ पावर। एपिसोड 1 की शुरुआत वेलिनोर से हुई। वो टाइम जब वेलिनोर के 2 ट्रीज सही सलामत थे। नन्हे गलाड्रियल को कुछ एल्फ बच्चे परेशान कर रहे थे। गुस्से में आकर गलाड्रियल बुलीज को मारने चली गई, लेकिन तभी उसके बड़े भाई फिनरॉड ने गलाड्रियल को रोक लिया। गलाड्रियल को उसके फ्यूचर डिसीजन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था। ये नहीं जानती कि समय आने पर गलाड्रियल अपनी तकदीर कैसे चूज करेगी। यहाँ फिनरॉड ने उसे बताया कि सही समय आने पर गलाड्रियल बराबर अपना रास्ता चुन लेगी। फिर अजल गलाड्रियल ने हमें फर्स्ट एज का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप दिया कि कैसे मॉर्गोथ के 2 ट्रीज को तबाह करते ही एल्व्स और ऑर्क्स के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसी लड़ाई के चलते एल्व्स वेलिनोर छोड़कर मिडल अर्थ की ओर निकल पड़े, जिसमें ढेर सारे एल्व्स की जान गई। इन्होंने मॉर्गोथ को तो हरा दिया, बट फिर जल्द ही साउरॉन ने उसकी जगह ले ली। इस लड़ाई के बाद फिनरॉड ने ठान लिया कि वो साउरॉन को हरा कर ही मानेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउरॉन ने फिनरॉड को पहले ढूंढ कर मार दिया। साउरॉन ने फिनरॉड की बॉडी पर अपना स्पेशल सिंबल या सिजिल बना दिया था, जिसका मतलब महान एल्व्स भी नहीं निकाल पाए। जैसा कि मैंने बताया था, एल्व्स प्रैक्टिकली अमर होते हैं। जब तक उन्हें कोई मार नहीं देता वो नहीं मरने वाले। फिनरॉड के मरने के बाद बरसों तक साउरॉन का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे एल्व्स भी इस नाम को भुलाने लगे। सबको लगा कि साउरॉन और ऑर्क्स की डार्क आर्मी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से लुप्त हो गई। लेकिन गलाड्रियल अपने भाई का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठने वाली। गलाड्रियल अपने भाई का ब्लेड लिए कुछ एल्व्स को लेकर साउरॉन और ऑर्क्स की तलाश में निकल पड़ी। इस मिशन में सिर्फ गलाड्रियल ही एक्साइटेड थी। बाकी एल्व्स को लग रहा था कि इनके लीडर फालतू में पर्सनल मैटर सॉल्व करने सबकी जान खतरे में डाल रही है। ये सारे मिडिल अर्थ के नॉर्थ में बसे फोरडवेथ की बर्फीली वादियों में साउरॉन को ढूंढ रहे थे। गलाड्रियल को पूरा यकीन था कि यहाँ बने पुराने किले में इन्हें साउरॉन से रिलेटेड कोई न कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। किसी जमाने में इस किले के अंदर ऑर्क्स डार्क मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस मैजिक की ठीक से समझ न होने की वजह से कुछ ऑर्क्स का बहुत बुरा हाल हुआ। अंदर थोड़ी छानबीन करते वक्त गलाड्रियल की नजर इस सिजिल पर पड़ी, वैसा ही निशान जो साउरॉन ने फिनरॉड की बॉडी पर छोड़ा था। गलाड्रियल को लगता है कि साउरॉन इस सिजिल की मदद से ऑर्क्स को कहीं का रास्ता दिखा रहा है, शायद मॉर्डोर का। तभी उन पर एक स्नो ट्रोल ने हमला कर दिया। फिर गलाड्रियल ने एक्रोबेटिक एल्वन फाइटिंग स्किल्स दिखाकर उस स्नो ट्रोल को मार दिया। गलाड्रियल को लगता है कि साउरॉन किसी सीक्रेट इलाके में छुपकर लड़ाई के लिए आर्मी जमा कर रहा है। इन्हें फौरन इस सिजिल को फॉलो करते हुए और ज्यादा नॉर्थ में जाना चाहिए, लेकिन फाउंडर का मानना था कि साउरॉन ने शायद ये निशान सदियों पहले छोड़ा होगा। आज उसके पीछे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। बाकी एल्व्स को भी फाउंडर की बातें ज्यादा सेंसिबल लगी। उन्हें मिशन को यहीं रोककर घर वापस जाना था। गलाड्रियल को चाहिए तो वो अकेली सिजिल का पीछा करते हुए नॉर्थ जा सकती है। ये देखकर गलाड्रियल ने ना चाहते हुए भी इनके मिशन को यहीं रोक दिया। फिर सारे साथ मिलकर लिंडन चले गए। गलाड्रियल लिंडन से नई टीम जमा करके वापस इस मिशन को कंटिन्यू करना चाहती थी। फिर हमारी मुलाकात हुई रोवेनियन के पहाड़ी जंगलों में रहने वाले हार्फूड्स से। हार्फूड्स भी हॉबिट की एक प्रजाति है। इनकी स्किन दूसरे हॉबिट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ब्राउन होती है। साल के इस टाइम में ह्यूमन हंटर्स को जंगल में भटकता देख सैडोक बोरोस थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि हंटर्स अपने पीछे पीछे भेड़ियों को भी लेकर आते हैं। एलिनोर ब्रैंडीफुट, उसकी बेस्ट फ्रेंड पॉपी और कुछ बच्चों को लेकर हार्फूड की बाउंड्री से बाहर चली गई, क्योंकि इस इलाके में सबसे बेस्ट ब्लैकबेरीज मिलते हैं। बेरीज के मजे लेते लेते एलिनोर की नजर इस निशान पर पड़ी। एलिनोर फौरन समझ गई कि ये वुल्फ के पैर के निशान थे। वो फौरन पॉपी के साथ सबको लेकर वापस अपने कबीले चली गई। एलिनोर की माँ मारीगोल्ड को उसके ये एडवेंचर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन एलिनोर को बाकी हार्फूड्स की तरह खाना बदोश की जिंदगी बिताने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो दुनिया घूमकर सारी मिडिल अर्थ को एक्सप्लोर करना था। ये उड़ना चाहती है, दौड़ना चाहती है, गिरना भी चाहती है, बस रुकना नहीं चाहती। उधर लिंटन में एल्ड्रॉन एल्व्स के हाई किंग गिलगैलेड के लिए स्पीच लिख रहा था। एल्ड्रॉन एक हाफ एल्फ यानी मेन और एल्फ का लव चाइल्ड है। फर्स्ट एज के अंत में ऐसे हाफ एल्व्स को 2 ऑप्शंस दिए गए थे, या तो ह्यूमंस या मेन की तरह लिमिटेड लाइफ जियो, या फिर एल्व्स की तरह अमर बन जाओ। एल्ड्रॉन ने इमोर्टल या अमर बनने का ऑप्शन चूज किया।
उस वक्त हाफ एलोन प्रजाति के एल्फ स्पेशल काउंसिल अटेंड नहीं कर सकते थे। एनीवेज, एल्रोंड और गलाड्रियल एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हमने इन्हीं दोनों का थोड़ा मिडिल एज्ड वर्जन देखा था। गलाड्रियल के लिंडर आने की खबर मिलते ही एल्रोंड फौरन उससे मिलने चला गया। गलाड्रियल ने इसे साउरॉन के सिजिल के बारे में बताया। एल्रोंड ने गलाड्रियल को चेतावनी दी कि वो गिल-गैलेड के अगेंस्ट जाकर अपने मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकती। हाई किंग ने ऑलरेडी गलाड्रियल की बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया था। गलाड्रियल को राजा का पेशेंस चेक नहीं करना चाहिए। मिशन से वापस आए इन सोल्जर्स के लिए गिल-गैलेड ने स्पेशल सेरेमनी रखी थी। अपैरेंटली इन एल्व्स ने साबित कर दिया था कि अब इस दुनिया में मॉर्गोथ और साउरॉन की डार्क आर्मी का कोई वजूद नहीं। गलाड्रियल इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। गिल-गैलेड इसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट को साफ साफ देख सकता था, लेकिन फिर भी एल्व्स के सर्विस के बदले गिल-गैलेड ने सबको समुद्र के उस पार बसे ग्रे हेवेंस AKA वैलिनोर भेजने का डिसीजन लिया। एक एल्फ के लिए वैलिनोर भेजा जाना बहुत बड़ी बात है। एल्व्स की एक टीम साउदर्न लैंड्स में बसे टिरहानेट टाउन पर नजर रखे हुए थी। कहा जाता है कि एक जमाने में टिरहानेट के ह्यूमंस ने मॉर्गोथ की आर्मी का साथ दिया था। बस तब से एल्व्स इन पर कॉन्स्टेंटली नजर रखे हुए थे। ये सब बुक्स में नहीं है, सिर्फ शो के लिए स्पेशली बनाया गया है। एरोंडिर नामी एक एल्फ पेट्रोल करते हुए बार में घुस गया। मैन को ये घुसपैठ या एल्व्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। रोवन ने दारू के नशे में एरोंडिर को खुलेआम खरी खोटी सुना दी। रोवन यहाँ किसी किंग के बारे में बात कर रहा था। होपफुली ये डार्क लॉर्ड की बात ना कर रहा हो। लेकिन यहाँ सारे ह्यूमंस एल्फ से नफरत नहीं करते। टाउन के हीलर ब्रॉनविन और एरोंडिर एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, लेकिन अपने रेशियल इश्यूज की वजह से किसी ने प्यार का खुलेआम इजहार नहीं किया। इस टाइप के हर कपल की तरह इनकी लव स्टोरी भी आसपास रहने वाले सबने भांप ली थी। ब्रॉनविन का एक बेटा भी है, थियो, बट इसका ह्यूमन हस्बैंड परसों पहले उसे छोड़कर चला गया। फिर लिंडन से यहाँ के कमांडर को मैसेज मिला कि दुनिया से साउरॉन का निशान मिट गया, यानी साउरॉन अब कभी वापस नहीं आने वाला। कमांडर ने फौरन एक खबर सारे एल्व्स तक पहुंचा दी कि फटाफट सामान बांधो और ये गांव छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ। टिरहानेट पर नजर रखने की इनकी ड्यूटी खत्म। ऑब्वियसली एरोंडिर इस डिसीजन से खुश नहीं था, क्योंकि टाउन से दूर जाना यानी ब्रॉनविन से दूर जाना। फिर से कमांडर रेवियन ने एरोंडिर को इनडायरेक्टली समझाया कि वो प्यार मोहब्बत वाली बातें बुलाकर जल्दी अपने घर चला जाए। एरोंडिर ब्रॉनविन को फाइनल गुड बाय बोलने उसके घर गया। इससे पहले कि अपने प्यार का इजहार कर पाए, वहाँ पर एक कस्टमर आ गया। ट्रेडविल की गाय चारा चरते चरते हॉडन टाउन तक भटक गई थी। जब से वो वापस आई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ट्रेडविल चाहता है कि ब्रॉनविन उसकी गाय के लिए कोई इलाज ढूंढ ले। गाय को चेक करते हुए एरोंडिर ने देखा कि उसकी बॉडी से दूध की बजाय ब्लैक गू निकल रहा था। ये देखते ही एरोंडिर समझ गया कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। एरोंडिर अपनी टीम को छोड़कर छानबीन करने हॉडन की ओर निकल पड़ा। ब्रॉनविन भी उसके साथ चल दी। दूसरी तरफ ब्रॉनविन का बेटा थियो रोवन को चुपके से अपने बान में ले गया। बान के अंदर एक टूटी हुई तलवार छुपी थी। सरप्राइजिंगली इस तलवार पर भी बिल्कुल वैसा ही सिजिल बना था जो साउरॉन ने फिनरॉट की बॉडी पर बनाया था। ब्लेड को टच करने के चक्कर में रोवन का हाथ कट गया। तलवार पर खून लगते ही थियो को ब्लैक स्पीच के विस्पर सुनाई देने लगे। ब्लैक स्पीच या डार्क टंग ऑफ मॉर्डोर साउरॉन ने स्पेशली अपने सपोर्टर से बात करने के लिए बनाई थी। वन रिंग के ऊपर इनग्रेव्ड टेक्स्ट भी ब्लैक स्पीच ही है। रास्ते में एरोंडिर ने ब्रॉनविन को बताया कि किसी जमाने में टिरहानेट के ह्यूमंस मॉर्गोथ के सपोर्टर्स थे, इसीलिए एल्व्स को यहाँ के ह्यूमंस पर ज्यादा भरोसा नहीं। ये सुनते ही ब्रॉनविन को काफी बुरा लगा कि एल्व्स पुरानी बातों को लेकर यहाँ के ह्यूमंस को अभी तक जज कर रहे हैं। हॉडन पहुंचते इन दोनों ने देखा कि ये टाउन अब पूरी तरह से जल के राख हो गया। फिर हमने देखा कि ग्लाडियल और उसके साथी बोट पर सवार वैलिनोर पैराडाइज जाने की तैयारी में थे। वैलिनोर का दरवाजा खुलते ही ग्लाडियल को उसके भाई की बातें याद आने लगी। समय आ गया है कि ग्लाडियल अपनी तकदीर खुद चुन ले। या तो ये वैलिनोर जाकर हमेशा हमेशा के लिए पैराडाइज में रहे, या तो यहीं रुककर दुनिया को आने वाले साउरॉन के खतरे से बचाए। एकदम लास्ट मोमेंट पर ग्लाडियल बोट से नीचे समुद्र में कूद गई, इंडिकेटिंग कि ये साउरॉन को हराने तक चैन से नहीं बैठने वाली।
फिनरॉड का ब्लेड हमेशा गलाडियल को इस बात की याद दिलाता रहेगा। गिल गैलेड ने एलरॉन्ड को कैलिब्रम्बर की मदद करने के लिए भेज दिया। कैलिब्रम्बर किसी स्पेशल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी आसमान से एक मीटियोर आकर सीधा हार्टफुट्स के इलाके में गिरा। इस मीटियोर को सबने नीचे गिरते हुए देखा था। गिल गैलेड को भी इंडिकेशंस मिल गए थे कि कुछ बुरा होने वाला है। एलिनोर एके नोरी चुपके से उस मीटियोर की लैंडिंग साइट पर चली गई। लैंडिंग पॉइंट के बीचों बीच कोई अधेड़ उम्र का आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। पॉपी भी नोरी के पीछे पीछे क्रैश लैंडिंग साइट पर चली गई। पॉपी के मना करने के बावजूद भी नोरी ने बेहोश पड़े स्ट्रेंजर को जगाने की कोशिश की। सरप्राइजिंगली यहाँ पड़ी आग बिल्कुल ठंडी थी। साउरॉन के कासल में भी एक एल्फ ने नोटिस किया था कि अंदर आते ही मशाल में लगी आग की गर्मी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। यानी ये आग का ठंडा होना शायद ईविल शक्ति के पास होने का संकेत हो। तो जो लोग इस स्ट्रेंजर को गैंडाल्फ बुला रहे हैं उन्हें शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है। नोरी को लगता है कि स्ट्रेंजर को ऐसे खुले में छोड़ना सेफ नहीं है। फिर वो पॉपी की मदद से स्ट्रेंजर को बग्गी में बिठाकर सुरक्षित जगह ले गई। पता नहीं क्यों बट नोरी को ऐसे अंदर से महसूस हो रहा था कि स्ट्रेंजर की मदद करना उसकी ड्यूटी है। अगले दिन सुबह ये स्ट्रेंजर उठकर अजीब से सिंबल्स बना रहा था। नोरी ने यह लैंग्वेज इससे पहले कभी नहीं देखी। इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि स्ट्रेंजर क्या बोल रहा है। स्ट्रेंजर कॉन्स्टेंटली 2 ही शब्द बड़बड़ा रहा था, माना उरे। फिर इसने गुस्से में आकर जोर से हवाएं चला दी, लेकिन जल्दी शांत हो गया। इस सीन के बाद तो स्ट्रेंजर के गैंडल्फ होने के थियरीज और भी बढ़ जाएंगे। उधर कैंप में टेंट लगाते वक्त नोरी के पापा लार्गो का पैर मुड़ गया। नोरी इस काम में लार्गो की मदद करने वाली थी, लेकिन वो बिना किसी को बताए स्ट्रेंजर से मिलने चली आई। रात होते ही नोरी और पॉपी फिर से स्ट्रेंजर का हाल चेक करने चले आए। रोशनी के लिए ये लोग अपने साथ जुगनू से भरे लैंटर्न्स लेकर आए थे। फिर उस स्ट्रेंजर ने अपने पावर्स की मदद से फायरफ्लाइज को लैम्प से बाहर निकाला और एक एक फायरफ्लाई को पकड़कर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने लगा। स्ट्रेंजर की बात सुनते ही उन फायरफ्लाइज ने स्टार कॉन्स्टलेशन का शेप ले लिया। ये देखकर नोरी समझ गई कि स्ट्रेंजर शायद ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहां के आसमान से ये स्पेसिफिक स्टार कॉन्स्टलेशन नजर आए। ये सीन देखकर मुझे भी लगा था कि स्ट्रेंजर कोई विज़र्ड या वाला ही होगा, लेकिन स्ट्रेंजर का काम पूरा होते ही सारे फायरफ्लाइज एक एक करके मरने लगे। यानी फिर से कंफ्यूजन, स्ट्रेंजर अच्छा है कि बुरा। एरोंजर और ब्रॉनविन ऑर्डन की तबाही देखकर हैरान रह गए। यहाँ के सारे घर जल के राख हो गए थे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इधर इन्हें एक भी डेड बॉडी या सर्वाइवर नहीं मिला। या तो हॉर्डन के निवासी समय रहते यहाँ से भाग गए या फिर उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। ब्रॉनविन एरोंडर को लेकर उसकी दोस्त का घर चेक करने चली गई। घर के नीचे एक लंबी सुरंग बनी थी। एरोंडर ने ब्रॉनविन को चेतावनी देने टिरहारेट वापस भेज दिया और खुद मामले की छानबीन करने सुरंग के अंदर उतर गया। टनल को चेक करते वक्त इसे मिट्टी में फंसा ऑर्क का नाखून मिला। जल्द ही एरोंडर को समझ आ गया कि ये लंबे लंबे टनल्स ऑर्क्स ने बनाए थे। फिर एक ऑर्क एरोंडर के पीछे पड़ गया। ये किसी तरह चूहों के बीच से छोटी टनल से रास्ता बनाते हुए एक अंडरग्राउंड तालाब में चला गया, लेकिन पानी से बाहर आते ही कुछ ऑर्क्स ने एरोंडर को धर दबोचा। ब्रॉनविन ने टिरहारेट जाकर गांव वालों को आने वाले खतरे की चेतावनी दी, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें लगा कि हॉर्डन के लोग लैंडस्लाइड की वजह से मरे होंगे और कुछ नहीं। थियो घर में बैठा खाना बना रहा था, तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई दी। थियो को लगा कि शायद चूहे होंगे। ऑलरेडी रात पर ये चूहों की आवाज की वजह से सो नहीं पाया था। थियो गुस्से में एक रॉड उठाकर जमीन पर मारने लगा। तभी उसकी समझ आया कि नीचे चूहे नहीं बल्कि एक ऑर्क है। कुछ देर बाद ही यहाँ ब्रॉनविन आ गई। थियो और ब्रॉनविन साथ मिलकर उस ऑर्क से लड़ने लगे। ऑर्क इन दोनों पर भारी पड़ने लगा। थियो ने ब्रॉनविन को बताया कि वो जल्दी जाकर टाउन से मदद लेके आए, लेकिन ब्रॉनविन अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर इन दोनों ने साथ मिलकर किसी तरह उस ऑर्क को मार डाला। ब्रॉनविन उस ऑर्क का सर उठाकर सीधा बाहर ले गई। ये रहा सबूत। अब सारे फटाफट सामान बांध लो। इन्हें जल्द से जल्द गांव से निकलकर पास के सुरक्षित जगह जाना होगा।
पैकिंग करते वक्त थियो ने अपने साथ वो टूटा हुआ ब्लेड भी ले लिया। वो डार्क ब्लेड थियो के खून को अपनी ओर खींचने लगा। खून मिलते उस ब्लेड में आग लग गई और थियो को फिर से ब्लैक स्पीच के विस्पर सुनाई देने लगे। ब्रॉनविन के बुलाते थियो फौरन उस ब्लेड को छुपाकर बाहर चला गया। सारे गांव वाले टिरहारेट से निकलकर पास के एल्वन टावर की ओर जाने लगे। बाय द वे, ये सारे कैरेक्टर्स टिरहारेट और ऑर्डन जैसे लोकेशंस बुक्स में नहीं है, बस इस शो के लिए बनाए गए हैं। एल्रॉन कैलिब्रम्बर के साथ इरेगियन चला गया। सेकेंड एज के महान एल्वन कारीगर इसी रम में रहा करते थे। एल्रॉन वर्कशॉप में रखे फ्योनर के हथौड़े की सराहना कर रहा था। फर्स्ट एज के दौरान फ्योनर ने टू ट्रीज की रोशनी यूज करके निहायत ही खूबसूरत ज्वेल्स बनाए थे। सिमारलेस कैलिब्रम्बर के मुताबिक ये ज्वेल्स इतने खूबसूरत थे कि मॉर्गोथ भी उन्हें देखकर दीवाना हो गया। अब ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये नहीं पता। बुक्स में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं। कैलिब्रम्बर फेनर का पोता है, इसे अपने दादाजी से भी बड़े काम करने थे। फिर कैलिब्रम्बर ने एल्रॉन को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया। ये एक ऐसा टावर बनाना चाहता है जहां की भट्टी या फोर्ज किसी भी मेटल को पिघलाकर पावरफुल हथियार और ज्वेलरी बना सकती है। शायद इधर उस फोर्ज की बात हो रही है जहां कैलिब्रम्बर आगे चल के रिंग्स ऑफ पावर बनाएगा। प्रॉब्लम बस इतना है कि कैलिब्रम्बर को यह प्रोजेक्ट स्प्रिंग मौसम के आने से पहले खत्म करना था। बस इसी काम के लिए कैलिब्रम्बर को एल्रॉन की जरूरत थी। एल्रॉन को लगता है कि स्पेशल प्रोजेक्ट को इतना जल्दी पूरा करने सिर्फ डॉर्स ही इनकी मदद कर सकते हैं। लकीली डॉर्स का प्रिंस डूरिन एल्रॉन का काफी अच्छा दोस्त है। कैलिब्रम्बर को डॉर्स से हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो फौरन मान गया। फिर ये दोनों डॉर्स से मिलने उनके किंगडम काजाजूम चले गए। एल्रॉन को लगा था कि उसका दोस्त इनका जोरों शोरों से स्वागत करेगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ। प्रिंस डूरिन को एल्रॉन से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सामने से रिजेक्शन आते ही एल्रॉन ने प्रिंस डूरिन को कंपटीशन के लिए चैलेंज दिया। जो सबसे ज्यादा पत्थर तोड़ेगा वो कंपटीशन जीत गया। अगर एल्रॉन जीता तो प्रिंस डूरिन उसकी बात सुन लेगा, बट अगर प्रिंस डूरिन जीत गया तो एल्रॉन कभी इनके किंगडम में कदम नहीं रख सकता। फिर एक लंबे पत्थर फोड़ी के सीन के बाद एल्रॉन ने हार मान ली। बेसिकली एल्रॉन को डूरिन के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए था। जब प्रिंस डूरिन एल्रॉन को बाहर छोड़ने जा रहा था तब एल्रॉन ने फाइनली उसे नाराजगी की वजह पूछी। एल्रॉन 20 साल बाद प्रिंस डूरिन से मिलने आया था। उन 20 सालों में डूरिन ने शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी हुए। माना कि अमर होने की वजह से 20 साल एल्व्स के लिए काफी छोटा टाइम है, बट उन 20 सालों में डूरिन अपनी बेस्ट लाइफ जी चुका है। एल्रॉन ने तो डूरिन की शादी तक मिस कर ली। कैसा दोस्त है। आज भी एल्रॉन डूरिन से काम की वजह से ही मिलने आया था। ये सुनते ही एल्रॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तहे दिल से डूरिन से माफी मांग ली। एल्रॉन ने रिक्वेस्ट की कि वो प्रिंस डूरिन की फैमिली से मिलकर भी पर्सनली माफी मांगना चाहता है। डूरिन मान गया और यहीं हमारी मुलाकात इसके 2 बच्चे और बीवी डीसा से हुई। डीसा ने मुंह फुलाए डूरिन को किसी तरह समझा लिया और एल्रॉन को डिनर के लिए रुकवा लिया। मामला थोड़ा शांत होते ही एल्रॉन ने प्रिंस डूरिन को एल्व्स के स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन प्रिंस डूरिन को कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने पापा यानी किंग डूरिन द थर्ड से बात करनी होगी। किंग डूरिन को एल्व्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि एल्व्स इन्हें हाल ही में मिले स्पेशल ऑब्जेक्ट का मिसयूज कर सकते हैं। अब इस डब्बे में क्या चमकती चीज रखी थी वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। जब से आउले ने डूरिन द फर्स्ट को बनाया था तब से डॉर्स उनके सारे किंग्स का नाम डूरिन ही रखते थे, इसीलिए किंग डूरिन द थर्ड और प्रिंस डूरिन। डूरिन द फर्स्ट डॉर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉर्स को डूरिन्स फोक्स भी कहा जाता है, यानी ये सारे डूरिन द फर्स्ट से रिलेटेड हैं। गलाड्रियल बोट से कूदकर तैरते हुए मिडिल अर्थ की ओर निकल पड़ी। रास्ते में इसकी मुलाकात कुछ सर्वाइवर से हुई। एक सी मॉन्स्टर ने इनकी बोट पर हमला करके बोट तबाह कर दी थी। पहले तो इन ह्यूमंस ने गलाड्रियल की मदद की, बट इसकी एल्वन आइडेंटिटी पता चलते ही उसे वापस पानी में फेंक दिया। फिर उस सी मॉन्स्टर ने फिर से इनके रैकेज पर हमला कर दिया। अब बस एक ही सर्वाइवर बच गया था, हेलब्रांड। हेलब्रांड ने गलाड्रियल को अपनी काम चलाऊ बोट पर जगह दे दी। हेलब्रांड ने गलाड्रियल को बताया कि कुछ ऑर्क्स ने उसके गांव पर हमला कर दिया था।
इसीलिए वो साउथलैंड से निकलकर ईस्ट की ओर जा रहा है। ये सुनते ही गलाडियल को उसके साथ उल्टा ऑर्क्स वाले इलाके में जाना था, क्योंकि ऑर्क्स का मिडिल अर्थ पर मिलना साउरॉन की मौजूदगी का पुख्ता सबूत है। हॉलब्रांड ने उसे गले में स्पेशल सिंबल लगा नेकलेस पहना था, जो कि किसी राजा का सिजिल नहीं है। उस रात समुद्री तूफान में गलाडियल बाल बाल मरते हुए बच गई। हॉलब्रांड ने पानी में डुबकी लगाकर गलाडियल को डूबने से बचा लिया। सुबह होते ही मलबे के साथ ये दोनों किसी अननोन शिप के पास पहुंच गए, शायद न्यूमेनोरियन शिप। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमने देखा कि ऑर्क्स एरंडिल को पकड़कर अपने कैंप ले गए। ऑर्क्स साउथलैंड्स में अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। बाकी कैदियों की तरह ही ऑर्क्स ने एरंडिल के पैर में भी जंजीर बांध दी। जल्दी एरंडिल की समझ आया कि ऑर्क्स ने इधर ह्यूमंस के साथ साथ एल्व्स को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसमें एरंडिल के साथी भी शामिल थे, इंक्लूडिंग ड्रेवियन। ऑर्क्स की स्किन सूरज की रोशनी को नहीं झेल पाती, तो डायरेक्ट सनलाइट से बचने ऑर्क्स ने यहाँ टेम्पररी छत बना के रखी थी। इसीलिए ये अजीब से मास्क और हुडेड कपड़े भी पहनते हैं। आगे चल के साउरॉन ने उरुखाई को बनाया, जो सूरज की रोशनी में भी बिना किसी प्रॉब्लम जिंदा रह पाते थे, लेकिन वो सब अभी मायने नहीं रखता। गलाडियल के होश में आते ही हॉलब्रांड ने उसे खाना ऑफर किया। ऊपर डेक पर जाते ही गलाडियल समझ गई कि ये शिप न्यूमेनोरियंस की है। शिप के कैप्टन एलेंडिन ने गलाडियल से उसका ब्लेड छीन लिया था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लोर में ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एल्फ को ह्यूमन के साथ समंदर में भटकता देख एलेंडिल भी थोड़ा हैरान था। गलाडियल के पास एलेंडिल के लिए काफी सवाल थे। अनफॉर्चुनेटली इन सवालों के जवाब देने का हक एलेंडिल के पास नहीं था। ये गलाडियल को अपनी रानी से मिलवाने ले जाएगा, वहां उसे सारे जवाब मिल जाएंगे। हॉलब्रांड न्यूमेनोर के निहायत ही खूबसूरत किंगडम को देखकर हैरान रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेन ऐसे भी किंगडम बना सकते हैं। गलाडियल ने हॉलब्रांड को बताया कि ये मेन साउथलैंड्स के मेन से काफी अलग हैं। हॉलब्रांड के पूर्वजों ने लड़ाई में मॉर्गोथ का साथ दिया था। न्यूमेनोरियंस उस लड़ाई में एल्व्स के साथ थे। उसी मदद के बदले यहाँ के ह्यूमंस को ये स्पेशल आइलैंड गिफ्ट में मिला था। बरसों तक न्यूमेनोरियंस और एल्व्स एक दूसरे के दोस्त बनकर रह रहे थे, बट धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां बढ़ने लगी, दोनों के ईगो क्लैशेस की वजह से। इसीलिए न्यूमेनोर पर एक एल्फ को देखकर यहाँ के ह्यूमंस ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। बाय द वे, न्यूमेनोरियंस की उम्र भी बाकी ह्यूमंस के मुकाबले काफी स्लो बढ़ती है। एलेंडिल इन दोनों को सिटी टूर देते हुए क्वीन से मिलवाने ले गया। रास्ते में हॉलब्रांड कुछ लोहारों को देखकर थोड़ी देर रुक गया था। हॉलब्रांड का इन आयन स्मिथ के साथ कनेक्शन कहीं इसके साउरॉन होने की निशानी तो नहीं। एलेंडिल दोनों को लेकर क्वीन के दरबार में पहुंच गया। क्वीन मिरियल भी एक एल्फ को अपने किंगडम में देखकर जरा भी खुश नहीं थी। वॉर ऑफ द रात के बाद से ही लगता है एडा के सारे स्पीसीज एल्फ से नफरत करने लग गए थे। नाम पूछने पर गलाडियल ने क्वीन को फुल ऑन खलीसी स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पर फिर से हम एल्फ और ह्यूमन के ईगो क्लैश को फील कर सकते हैं। गलाडियल को भी यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चाहती है कि क्वीन इन दोनों को मिडिल अर्थ जाने के लिए एक शिप दे दे। फिर फेरोजन ने गलाडियल को बताया कि न्यूमेनोरियंस ने बहुत पहले ही एल्फ से ऑर्डर लेना और उनकी मदद करना बंद कर दिया था, तो अचानक से ये फिर इनकी सेवा क्यों शुरू कर दे। गलाडियल ने गुस्से में जवाब दिया कि एल्व्स ने ह्यूमंस को यह आइलैंड गिफ्ट किया था, यानी वो जब चाहे तब यहाँ आकर मदद मांग सकते हैं। यह सुनते ही क्वीन की फुल सटक गई। न्यूमेनोरियंस को यह आइलैंड एल्फ से भीख में नहीं मिला था। इनके एंसेस्टर्स ने न्यूमेनोर की कीमत अपने खून से चुकाई थी, एल्व्स की लड़ाई में जान गंवाकर। धीरे धीरे क्वीन और गलाडियल की तू मैं फुल ऑन झगड़े में बदल गई। चाहे कुछ भी हो जाए, गलाडियल तो यहाँ से शिप लेकर जाकर ही रहेगी, देखते उसे कौन रोकता है। मामला बिगड़ने से पहले हॉलब्रांड ने क्वीन को तीसरा ऑप्शन दिया। 3 दिनों तक हॉलब्रांड और गलाडियल न्यूमेनोर के गेस्ट बनकर रहेंगे। तब तक क्वीन और फेरोजन शांति से इनकी रिक्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। फेरोजन को यह आइडिया काफी अच्छा लगा। फेरोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे चल के फेरोजन न्यूमेनोर का राजा बनेगा। फेरोजन की एल्फ और वेलिनोर के साथ नफरत की वजह से ही पूरा का पूरा न्यूमेनोर आइलैंड डूब गया था।
इसी नफरत की पहली झलक हम यहाँ देख सकते हैं। दरबार से बाहर जाने से पहले हालब्रांड ने एलेंडिल को गले लगा लिया, एक तरह से थैंक यू बोलने। बट एक्चुअल में हालब्रांड इधर गलाड्रियल का ब्लेड चुरा रहा था। फिर हालब्रांड ने चुपके से वो ब्लेड गलाड्रियल के हवाले कर दिया। वेल, चुपके से नहीं कह सकते, भाई ने खुलेआम सारी दरबारियों के बीच सीढ़ी पर ब्लेड गलाड्रियल के हवाले कर दिया। हालब्रांड इसी आइलैंड पर बसकर नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहा था। उसे वापस मिडिल अर्थ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। दोनों के जाने के बाद क्वीन और उसका कजिन फेराजोन एल्फ की सिचुएशन को डिस्कस करने लगे। कहीं एक एल्फ के अचानक से न्यूमेनोर पे आ जाना आने वाले तूफान की चेतावनी तो नहीं। यहीं पर फेराजोन ने क्वीन को बताया कि जो इस एल्फ को न्यूमेनोर लाया है यानी एलेंडिल, वो किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अब सी कैप्टन बनकर सारी जिंदगी समंदर में बिताता है। एलेंडिल अपने बेटे इसिल्डर को भी इसी काम के लिए ट्रेन कर रहा था। फिर हमारी मुलाकात हुई जवान इसिल्डर से। यस, वही इसिल्डर जिसने आगे चल के साउरॉन के हाथ से वन रिंग को काट के निकाला था। ट्रेनिंग करते वक्त इसिल्डर को किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो एटलीस्ट मुझे तो सुनने में गलाड्रियल की तरह लगी। ट्रेनिंग पूरी करके किनारे पर वापस आते ही इसिल्डर उसकी बहन आयरियन से मिला। ये कैरेक्टर भी बुक्स में नहीं है। क्वीन मिरियल ने एलेंडिल को पूछताछ करने के लिए बुलवा लिया। रानी साहिबा को एलेंडिल के नाम से थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि एल्डर भाषा में एलेंडिल का मतलब एल्फ फ्रेंड होता है। इसे शक है कि कहीं एलेंडिल एल्फ के साथ मिलकर न्यूमेनोर के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा। न्यूमेनोर में रहने वाले ह्यूमन सीक्रेटली दो हिस्सों में बटे थे, एक जो एल्फ के खिलाफ थे और दूसरे जो एल्फ्स के साथ थे। एल्फ्स के साथियों को द फेथफुल या एलेंडीली भी कहा जाता है। इस बंदे का तो नाम ही एलेंडिल था, लेकिन एलेंडिल ने क्वीन से वादा किया कि उसकी वफादारी पूरी तरह से न्यूमेनोर के साथ है। क्वीन ने एलेंडिल को अपनी वफादारी साबित करने ये तलवार थमाकर गलाड्रियल पर नजर रखने का काम सौंप दिया। दूसरी तरफ एल्फ साथ मिलकर और उसकी कैद से भागने का प्लान बना रहे थे। सबके जिंदा बचकर भागने की कोई जरूरत नहीं। इनमें से अगर एक भी सही सलामत यहाँ से बाहर निकलकर मैसेज पहुंचा दे तो इनका काम हो जाएगा। फिर हमें पता चला कि ऑर्क्स यहाँ के टाउन्स में किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट या वेपन को ढूंढ रहे थे, शायद वही ब्लेड जो थियो के पास है। रेविन ने बताया कि ऑर्क्स के करंट लीडर का नाम एजार है। एलेंडिल ये सुनकर काफी कंफ्यूज था कि ऑर्क्स भला किसी एल्डर नाम वाले बंदे को अपना लीडर क्यों बनाएंगे। इन्हें लगता है कि एजार शायद साउरॉन का एक और निकनेम होगा। साउरॉन की आइडेंटिटी सीक्रेट रखने शायद उसने जानबूझकर एजार का नाम अपना लिया। एल्व्स को एक जगह खड़ा होकर बात करता देख एक ऑर्क ने उन्हें रोक लिया। टॉपिक चेंज करने रिवेन ने ऑर्क्स को बताया कि वो टनल्स बनाने किसी पेड़ को नहीं काटने वाले। रिवेन के इस रिबेल बर्ताव से खुश होकर ऑर्क ने सबको पानी ऑफर किया, जो कि ऑब्वियसली इसकी चाल थी। सबको पानी से डिस्ट्रैक्ट करके उस ऑर्क ने इनके एक साथी को मार दिया। फिर सबकी सलामती के लिए एलेंडिल पेड़ काटने के लिए तैयार हो गया। उधर न्यूमेनोर में गलाड्रियल गार्ड्स को चकमा देकर शिप चुराने किनारे पर चली गई, लेकिन एलेंडिल ने उसे ढूंढ लिया। एलेंडिल ने गलाड्रियल को हिंट्स दिए कि न्यूमेनोर पर सारे ही एल्फ से नफरत नहीं करते। हॉल ऑफ लोर में तो अभी तक एल्डर भाषा सिखाई जाती है। फिर गलाड्रियल के कहने पर एलेंडिल उसे हॉल ऑफ लोर ले गया। दीदी घोड़े पर बैठकर कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। हालब्रांड जॉब की तलाश में आयन स्मिथ से मिलने चला गया, लेकिन इधर सिर्फ स्किल से काम नहीं चलने वाला। न्यूमेनोर पर जॉब चाहिए तो हालब्रांड को पहले ऐसा क्रेस्ट या बैज हासिल करना होगा। फिर हालब्रांड ने कुछ लोकल वर्कर्स को फ्री की दारू पिलाकर उनमें से एक का क्रेस्ट चुरा लिया, लेकिन हालब्रांड की चोरी पकड़ी गई और वो वर्कर्स हालब्रांड को कूटने एक गली में ले गए। हालब्रांड ने सबको समझाया कि अच्छा होगा कि वो इस मामले को बातचीत से सॉल्व करें, लेकिन नहीं, उन वर्कर्स को तो कुटाई करनी थी। 2 पंच खाते ही मानो हालब्रांड के अंदर का शैतान बाहर आ गया। वो एक एक करके सारे वर्कर्स को बुरी तरह से मारने लगा। फिर एक बंदे ने समय रहते गार्ड्स को बुलाकर हालब्रांड को अरेस्ट करवा दिया। हॉल ऑफ लोर पहुंचते ही गलाड्रियल ने वहां के ह्यूमन सर्च इंजन को साउरॉन का सिजिल दिखाया। इस जगह को एल्रोंड के भाई एलरोस ने बनाया था। एलरोस भी एल्रोंड की तरह ही हाफ एल्वन था, लेकिन उसने एल्फ की मोर्टालिटी की बजाय
ह्यूमंस की मोर्टल लाइफ चूज की। एल्फ से अलग होने के बाद एल्रोस न्यूमेनॉर का पहला राजा बना। एलेंडिल ने गलाड्रियल को बताया कि न्यूमेनॉर के पिछले राजा किंग चाल पलांचिर की एल्व्स के साथ दोस्ती को लेकर ही यहाँ की अवाम ने उसे तख्त से उतार दिया था। चार पलांचिर फिलहाल अपने ही टावर में कैदी की जिंदगी जी रहा है। जल्दी वो ह्यूमन सर्च इंजन सिजिल से मैच करने वाले कुछ रिकॉर्ड्स लेकर आया। इस पुराने डॉक्यूमेंट्स में मॉर्गोथ का बैकअप प्लान लिखा था। जस्ट इन केस अगर मॉर्गोथ लड़ाई में हार जाता है तो उसका सक्सेसर इस निशाने को फॉलो करते हुए ऑर्क्स के साथ अपना सीक्रेट किंगडम बनाएगा। यानी साउरॉन का छोड़ा वो निशान कोई सिजिल नहीं बल्कि साउथलैंड्स का मैप है। यही जगह आगे चल के मॉर्डोर कहलाएगी। फिर हमने देखा कि हार्फूड्स माइग्रेशन की तैयारी में लगे थे। इस जंगल को छोड़कर दूसरे कैंप में जाने से पहले नोरी को स्ट्रेंजर की मदद करनी थी। नोरी ने जबरदस्ती पॉपी के साथ मिलकर सैडोक की बुक से कुछ पेजेस चुरा लिए। उन पेजेस पर बना स्टार कॉन्स्टेलेशन स्ट्रेंजर को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। स्ट्रेंजर की मदद करने से पहले नोरी सैडोक की फाइनल स्पीच सुनने चली गई, जहां ये लोग अपने बिछड़े साथियों को याद कर रहे थे। कुछ लोग एक्सीडेंट में जान गंवाने की वजह से माइग्रेशन का हिस्सा नहीं बने, तो कुछ लोग समय रहते कैंप में वापस नहीं आ पाए। पॉपी की फैमिली भी ऐसे ही किसी एक्सीडेंट की वजह से मारी गई थी। इसी दौरान वो स्ट्रेंजर खाने की तलाश में हार्फूड के कैंप में घुस आया, लेकिन वहां रखे पेपर्स को देखकर स्ट्रेंजर का ध्यान भटक गया। पेपर पर बना स्टार कॉन्स्टेलेशन देखने स्ट्रेंजर आग के पास चला गया। इतना पास के पेपर ने आग पकड़ ली। फिर पैनिक मोड में आकर स्ट्रेंजर सीधा हार्फूड के कैंप में ही गिर गया। ये देखकर सारे हार्फूड फौरन छुप गए। फिर वो स्ट्रेंजर नोरी का नाम पुकारने लगा। नोरी किसी तरह स्ट्रेंजर को कैंप से दूर ले जाकर सबकी गाली खाने वापस चली आई। वैसे तो इनका काफी स्ट्रिक्ट रूल है कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपने ग्रुप में लाने की सजा सीधा एग्जाइल है, यानी नोरी को कैंप से बाहर निकाला जाएगा। बट क्योंकि नोरी छोटी है, सैडोक ने उसे माफ कर दिया, लेकिन पूरी तरह से माफ नहीं। सजा के तौर पर नोरी की फैमिली माइग्रेशन के वक्त सबसे पीछे बग्गी चलाएगी। ऑलरेडी नोरी के पापा पैर के मोच से परेशान थे और अब नोरी की इस हरकत की वजह से उनका माइग्रेशन में पीछे छूट जाना तो तय है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सारे हार्फूड्स बिना किसी की चिंता किए फटाफट एक जगह से दूसरी जगह की ओर भागने लगे। नोरी की फैमिली धीरे धीरे अपनी बग्गी ढकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। पॉपी भी उनके साथ थी, बट इसे अपने घर को भी तो संभालना था। तभी नोरी के बग्गी से वो स्ट्रेंजर बाहर निकला और दोस्ती खाते में इन्हें मदद ऑफर की। थोड़ा हिचकिचाने के बाद ब्रैंडीफुड फैमिली ने आखिरकार स्ट्रेंजर की मदद कबूल कर ली। उधर न्यूमेनॉर में एलेंडिल अपने बच्चों के साथ बैठा डिनर कर रहा था। इसिल्डर को ट्रेनिंग से ब्रेक चाहिए था ताकि वो थोड़े पर्सनल एडवेंचर पर जाकर अगले साल ट्रेनिंग को फिर से ज्वाइन कर ले। इसिल्डर का भाई एनारियन भी शायद ऐसे ही मनमानी करके फैमिली से अलग हो गया था। एनारियन का नाम सुनते ही एलेंडिल का गुस्सा और बढ़ने लगा। एलेंडिल नहीं चाहता कि उसके बेटे पास्ट को लेकर अपनी जिंदगी खराब करे। इन्हें अब अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। एलेंडिल ने इसिल्डर को फुल एंड फाइनल वार्निंग दी कि वो कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा। एलेंडिल, इसिल्डर और एनारियन आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो इन कैरेक्टर्स पर थोड़ा ध्यान रखना। एनारियन को भी बिल्डर्स गिल्ड में एडमिशन मिल गया। इसिल्डर के समझाने के बाद ही इसने फिर से अप्लाई किया था, लेकिन इसिल्डर ये खुशखबरी सुनने से पहले ही गुस्से में उठकर कहीं चला गया था। गलाड्रियल हालब्रांड से मिलने जेल चली गई। हॉल ऑफ लोन में इसने हालब्रांड के सिजिल को भी सर्च कर लिया था। ये सिंबल हालब्रांड के पूर्वजों का है, वो ह्यूमंस जिन्होंने मॉर्गोथ का साथ देने सबको इकट्ठा किया था। गलाड्रियल को लगता है कि ये दोनों साथ मिलकर एंसेस्टर की गलतियों को सुधार सकते हैं, यानी साउरॉन को हराकर। रात होते ही मीरियल सीक्रेटली अपने पापा चार पैलेंटिर से मिलने चली गई। इन्हें जिसका डर था वो घड़ी आ गई। एक एल्फ ने फाइनली न्यूमेनॉर की जमीन पर कदम रख दिया। साउथलैंड्स में एल्व्स भागने के प्लान को आगे बढ़ाने लगे। एराउंडर की मदद से इन्होंने ऑर्क्स को साइडलाइन कर दिया, बट तभी ऑर्क्स ने उनके पीछे वॉक को लगा दिया। फिर से एक बार जांबाज एराउंडर ने अपनी ताकत और स्किल्स दिखाकर वॉक को मार दिया।
देख के लग रहा था कि रिवियन भागने में कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ऊपर जाते ही वो भी तीर का शिकार बन गया। एरोंडर को मारने के बजाय ऑक्स उसे अपने लीडर यानी एडार से मिलवाने ले गए, जिसकी ब्लरी ब्लरी सी शक्ल दिखने में किसी एल्फ की तरह लग रही थी। ये साउरॉन तो कतई नहीं है। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4। क्वीन मिरियल ने सपने में न्यूमिनोर को पानी में डूबते हुए देखा। इस व्हाइट ट्री या निम्लॉक के पत्तों का झड़ना आने वाले तबाही की मानो एक निशानी है। ये ट्री न्यूमिनोरियंस को एल्फ ने गिफ्ट किया था, बट उसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। बस इतना समझ लो कि वेला न्यूमिनोरियंस तक इस ट्री के जरिए इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचा सकते हैं। गलाड्रियल की सिचुएशन को हैंडल करने क्वीन ब्रिजेंट उससे बातचीत करने वाली थी, लेकिन सारे ही लोग इससे खुश नहीं थे। कुछ लोकल न्यूमिनोरियंस को लगता है कि गलाड्रियल शायद किंग की तरह ही क्वीन मिरियल को भी एल्फ लवर या एल्फ फ्रेंड में बदल देगी। इस बंदे के भड़काऊ भाषण से कुछ लोग कन्विंस भी हो गए थे। फेराजॉन के बेटे किमेन ने फौरन ये खबर अपने पापा को दे दी। समय रहते फेराजॉन ने जाके सबको समझाया कि न्यूमिनोरियंस इतने भी कमजोर नहीं हुए कि बस एक एल्फ के आते ही अपने फ्यूचर की चिंता करने लग जाएं। फेराजॉन ने सबसे वादा किया कि जब तक वो न्यूमिनोर पर है किसी को एल्व्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देख के लग रहा था कि शायद ये भाषणबाजी फेराजॉन की प्लानिंग थी, क्योंकि ये भाई साहब फेराजॉन के लिए काम करते हैं। एआरियन और केमन कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। केमन उसके पापा के कन्विंसिंग स्किल्स देखकर काफी इम्प्रेस था। दूसरी तरफ गलाड्रियल ने क्वीन को आने वाले खतरे के बारे में बताया, यानी साउरॉन की वापसी। गलाड्रियल को लगता है कि हालब्रांड साउथलैंड्स के राजघराने का पिछड़ा हुआ वंश है। हालब्रांड के अवाम फिलहाल बिना किसी लीडर और मकसद की जिंदगी गुजार रहे थे। ये हालब्रांड की मदद से साउथलैंड्स के ह्यूमन को एकजुट करके साउरॉन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गलाड्रियल चाहती है कि न्यूमिनोर भी इस लड़ाई में एल्व्स का साथ दे, लेकिन क्वीन मिरियल को इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर गलाड्रियल ने गुस्से में क्वीन ब्रिजेंट से कहा कि अगर वो बड़े डिसीजन नहीं ले सकती तो गलाड्रियल को राजा के पास लेकर जाए। शायद किंग गलाड्रियल की बातों को सीरियसली लेगा। एक एल्फ से अपनी इंसल्ट सुनते ही मिरियल ने उसे जेल में बंद करवा दिया। नेवी की ट्रेनिंग लेते वक्त इसिल्डुर को फिर से लड़की की आवाज सुनाई दी, मानो न्यूमिनोर के किनारे से कोई इसिल्डुर का नाम पुकार रहा हो। ये सुनते इसिल्डुर ने जानबूझकर रस्सी ढीली छोड़ दी ताकि गुस्सा होकर उनका कोच इसिल्डुर को सी गार्ड की ड्यूटी से निकाल फेंके। लेकिन इनका लीडर इतना गुस्सा हो गया कि उसने इसिल्डुर के साथ साथ उसके दोस्तों को भी निकाल दिया। माना कि इसिल्डुर को अपने भाई की तरह ही पर्सनल एडवेंचर्स पर जाना था, बट बेचारे इन दोनों को तो एक्चुअल में सी गार्ड बनना था। इसिल्डुर की इस हरकत के बाद गुस्से में दोनों से उससे दोस्ती तोड़ दी। फिर हमें फाइनली एडार का चेहरा देखने मिला। सरप्राइजिंगली एडार कोई ह्यूमन या वेलार नहीं बल्कि एक एल्फ है। शक्ल देख के लग रहा है कि पास्ट में इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, या फिर ये बिना हेलमेट के लड़ाइयों में जाता होगा। ये कैरेक्टर भी बुक्स में नहीं है, बट शो रनर्स अगर चाहें तो इसे एक बुक कैरेक्टर के साथ जरूर लिंक कर सकते हैं। अगर थियरी सही निकले तो उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे। एडार के बर्ताव को देख के लग रहा था कि उसे अपने साथी ऑक्स की वाकई में फिक्र थी। एरोंडर के द्वारा जख्मी किए ऑर्क को दर्द से छुटकारा देने एडार ने उसे मार दिया, बट छुरा घोंपते वक्त एडार को अंदर से काफी बुरा लगा। अपने वफादार सिपाही को निपटाकर एडार एरोंडर से पूछताछ करने लगा। एरोंडर ने उसे बताया कि वो बेलिरियन में पैदा हुआ था। एडार भी उसके बचपन में एक बार बेलिरियन की नदी देखने गया था। इसे लगता है कि एरोंडर उसी नदी के आसपास कहीं रहता होगा। बेसिकली इस कन्वर्सेशन से हमें ये समझ आता है कि एडार भी किसी जमाने में एक कट्टर एल्फ था, पर बाद में ऐसा कुछ हुआ कि वो पूरी तरह से पार्टी बदलकर डार्क लॉर्ड के साइड हो गया। इससे अब दुनिया में भारी बदलाव लाने थे, लेकिन दुनिया बदलने के लिए एडार कोई गॉड नहीं है, एटलीस्ट अब तक तो नहीं, इंडिकेटिंग कि एडार किसी गॉड लेवल पावर की तलाश में था। एडार ने एरोंडर को सिर्फ इसीलिए जिंदा छोड़ा था ताकि वो वॉच टावर में छुपे ह्यूमंस तक अपना मैसेज पहुंचा दे, लेकिन वापस भेजते वक्त एडार ने इसे कोई एसेंशियल सर्विस का पास वगैरह नहीं दिया। यानी एरोंडर को ऑक्स से बचते बचाते ये मैसेज ह्यूमंस तक पहुंचाना होगा,
ऑक्स के हमलों से परेशान होकर आसपास के गांव के सारे ह्यूमंस एल्व्स के वॉच टावर में इकट्ठा हुए थे। धीरे धीरे अब इनका राशन भी खत्म होने लगा था। ब्रॉनवन के मना करने के बावजूद भी थियो उसके दोस्त रोन के साथ टाउन में खाना इकट्ठा करने चला गया। इसे लगता है कि दिन के वक्त ये लोग ऑक्स से बचकर गांव से सामान ला सकते हैं। थियो चुपके से अपने साथ वो ब्लैक ब्लेड भी लेकर आया था, जस्ट इन केस। गांव में खाना ढूंढते वक्त थियो का सामना रात नामी ऑक्स से हुआ। ये देखकर रोवान बचा कुचा सामान लेकर वापस वॉच टावर की ओर भाग गया। ऑक्स से अपनी जान बचाने थियो ने ब्लेड को बाहर निकाला। थियो अब इस ब्लेड के मैकेनिज्म को समझ गया था। इंसान का खून मिलते ही ये ब्लेड बड़ा होकर तलवार की तरह बन जाता था। थियो ने ब्लेड के हैंडल को हाथ में चुबाकर उसे एक्टिवेट कर दिया। रात ने देखते इस ब्लेड को पहचान लिया। सारे ऑर्क्स इसी की तो तलाश कर रहे थे। थियो ने ब्लेड से रात पर हमला कर दिया और बाहर जाकर इस कुएं में छुप गया। फिर हमने देखा कि एल्रॉन के समझाने के बाद डूरिन मान गया। एल्व्स और ड्वार्फ्स साथ मिलकर तेजी से कैलिब्रम्बर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कैलिब्रम्बर एल्रॉन से काफी इम्प्रेस था। यह बहुत बार एल्रॉन के फादर एरिंडल से मिल चुका था। एरिंडल ने कैलिब्रम्बर को बताया था कि फ्यूचर में उसका बेटा यानी एल्रॉन कैलिब्रम्बर के बहुत काम आएगा। कैलिब्रम्बर को लगता है कि डूरिन शायद इनसे कुछ छुपा रहा है। फिर इस बात की छानबीन करने एल्रॉन डीसा से मिलने चला गया। डीसा की बातों से ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि ड्वार्फ्स वाकई में इनसे कुछ छुपा रहे थे। फिर एल्रॉन अपने सुपर हियरिंग एल्वन पावर्स की मदद से डीसा और डूरिन की बातें सुनने लगा। डूरिन और उसके साथी मिररमेयर के नीचे बनी खदान में माइनिंग कर रहे थे। एल्रॉन इनके पीछे पीछे उस ओल्ड माइन के अंदर घुस गया। इसने एक ही झटके में यहाँ बने सीक्रेट दरवाजे का पासवर्ड भी गेस कर लिया। अंदर घुसते ही एल्रॉन की मुलाकात डूरिन से हुई। डूरिन को पहले लगा कि एल्रॉन यहाँ डॉस का सीक्रेट चुराने आया है, लेकिन एल्रॉन ने दोस्ती की कसम खाते हुए इससे वादा किया कि वो इधर सिर्फ और सिर्फ टावर के काम को पूरा करने आया है। डॉस के सीक्रेट साइट प्रोजेक्ट की वजह से उसे थोड़ा शक हो रहा था, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे इस माइन में घुस गया। डूरिन को एल्रॉन की बातों पर यकीन था, लेकिन डॉस का सीक्रेट बताने से पहले उसने एल्रॉन से शपथ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए एल्रॉन ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। एल्रॉन फौरन मान गया। फिर डूरिन ने एल्रॉन को डॉस की नई खोज के बारे में बताया, एक ऐसी चमकती धातु जो वजन में सिल्क से हल्की और मजबूती में लोहे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉस ने इस धातु को ग्रे ग्लिटर का नाम दिया। एल्रॉन के हिसाब से एल्विश भाषा में इसका नाम मिथरील होगा, यानी कमाल का ग्रे ऑब्जेक्ट। मिथरील डॉस के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। डूरिन ने मिथरील का एक सैंपल एल्रॉन को गिफ्ट कर दिया, इनकी दोस्ती की एक निशानी। लेकिन तभी लैंडस्लाइड की वजह से खदान में एक्सीडेंट हो गया। डूरिन फौरन अपने साथियों की मदद करने निकल पड़ा। न्यूमेनोरियंस ने गलाड्रियल को हालब्रांड की बाजू वाली जेल में ही रखा था। हालब्रांड ने गलाड्रियल को समझाया कि हर जगह अपना गुस्सा और एटीट्यूड दिखाकर काम नहीं चलता, कभी कभी दिमाग भी यूज कर लेना चाहिए। दिमाग के साथ साथ फेस मसल्स को भी यूज कर लेना दीदी, चेहरे पर होठ के सिवा बाकी कुछ नहीं हिल रहा। एनीवेज, हालब्रांड ने उसे बताया कि दुश्मन की कमजोरी को ताकत की तरह इस्तेमाल करना। गलाड्रियल की फाइनली समझ आया कि किंग ऑफ न्यूमेनोर क्वीन मीरियल की कमजोरी है। किंग का टॉपिक निकालते ही क्वीन रीजेंट ने उसे जेल में बंद करवा दिया। फिर गलाड्रियल कुछ गार्ड्स को मारकर किंग से मिलने चली गई। फेराजॉन भी तलवार निकालकर उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन हालब्रांड ने उसे रोक लिया। हालब्रांड को अच्छे से पता था कि गलाड्रियल कहाँ जा रही है। हालब्रांड शायद यहाँ फेराजॉन को इन्फॉर्मेशन देकर अपना दोस्त बना रहा है। लगता है इनकी दोस्ती आगे चलकर कोई बड़ा टर्न लेने वाली है। तो हालब्रांड ने खड़े खड़े 5 मिनट में 2 महान हस्तियों को अपनी बातों से मैनिपुलेट किया। इस कैरेक्टर को जितना सादा और सरल हम समझ रहे थे, ये उतना ही टेढ़ा है। फिर इसिल्डर ने अपनी बहन को बैड न्यूज दी कि कोच ने इसिल्डर समेत उसके दोस्तों को भी सी गार्ड से निकाल दिया। एआरियन यहाँ आने से पहले किसी सीक्रेट डेट के साथ डिनर करके आई थी। गलाड्रियल चुपके से किंग टार पलांचिर के टावर में चली गई, जहां उसकी मुलाकात मीरियल से हुई। बूढ़ा टार पलांचिर निढाल होकर बिस्तर में पड़ा हुआ था। गलाड्रियल से बहस करने मीरियल उसे ऊपर ले गई।
टावर के टॉप फ्लोर पर ढेर सारे हथियार रखे थे। ये तलवार दिखने में एकदम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले नारसिल की तरह लग रही थी। अगर ये वाकई में नारसिल है तो आगे चल के किंग एलेंडिल इसे यूज करेगा। इसिल्डुर ने यही तलवार यूज करके साउरॉन के हाथ से वन रिंग को काटा था। गलाडियल को सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिरियल अपने पापा की तरह एल्फ फ्रेंड क्यों नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने मिरियल को एक फेथफुल से एल्फ हेटर बना दिया। इसके जवाब में मिरियल ने गलाडियल को एक पलांटिर दिखाया। पलांटिर यानी एक तरह के कम्युनिकेशन क्रिस्टल बॉल्स, लेकिन इस सीन में ये पलांटिर को फ्यूचर देखने के लिए यूज कर रहे थे। इंटरेस्टिंग। 7 में से सिर्फ एक ही पलांटिर का पता है, बाकी 6 कहाँ है कोई नहीं जानता। पलांटिर को भी कैलिब्रम्बर के परदादा फियोनोर ने ही बनाया था। पलांटिर को टच करते ही गलाडियल ने न्यूमेनोर के खात्मे को देखा। बिल्कुल वैसे ही विजन्स जो मिरियल ने सपने में देखे थे। मिरियल ने गलाडियल को बताया कि पलांटिर की प्रोफेसी के हिसाब से न्यूमेनोर के अंत की शुरुआत गलाडियल के आने के बाद से ही हुई थी, इसीलिए वो गलाडियल को यहाँ से भगाने में तुली है। लेकिन गलाडियल को लगता है कि इसका कनेक्शन साउरॉन के आने से होगा। गॉड्स चाहते हैं कि न्यूमेनोरियंस एल्व्स की इस लड़ाई में मदद करे, और अगर मदद नहीं की तो शायद वेलार न्यूमेनोर को डुबा देंगे। गलाडियल ने मिरियल को बताया कि वो फटाफट आर्मी रेडी करके गलाडियल के साथ उन्हें मिडिल अर्थ भेज दे, लेकिन मिरियल को ऐसे तुक्का मार के डिसीजन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ सवाल सिर्फ मिरियल के फेथफुल होने का नहीं, बल्कि न्यूमेनोर के किंगडम का था। मिरियल को इस लड़ाई में नहीं पड़ना। सुबह होते हुए गलाडियल को बोट देकर आइलैंड से बाहर भेज देगी। दूसरी तरफ रात ने थियो को पकड़ लिया, और इससे पहले कि वो थियो को मार दे, एरांडिन ने पीछे से हमला करके रात को मार दिया। फिर ये दोनों स्लो मोशन में ऑक से भागते हुए जंगल में चले गए। रॉन से खबर मिलते ही ब्रॉनविन भी कोयता उठाकर अपने बच्चे को बचाने निकल पड़ी। जंगल में इन तीनों का छोटा सा रीयूनियन हुआ। फिर ये तीनों किसी तरह जंगल के अंधेरे से निकलकर खुले मैदान में आ गए। ऑक्स डायरेक्ट सनलाइट में इनका पीछा नहीं कर सकते, तो ये लोग बच गए। टू बी ऑनेस्ट, ये सीन मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग और सेंसलेस लगा। ओके, डूरिन ने अपने सारे साथियों को खदान के मलबे से जिंदा बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे के बाद डूरिन के पापा किंग डूरिन III ने माइनिंग के काम पर रोक लगा दी। डूरिन गुस्से में अपने पापा के खिलाफ अनाप शनाप बातें करने लगा। तभी एल्रोंड ने उसे समझाया कि जब तक समय है, डूरिन को उसके पापा के साथ सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए। अगर माफी मांगने में देर हो गई तो डूरिन सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस एपिसोड में एल्रोंड ने अपने पेरेंट्स की डिटेल बैक स्टोरी सुनाई, जो कि सरप्राइजिंगली 100% ओरिजिनल लोर के साथ मैच करती है। सरप्राइजिंगली, क्योंकि उन स्टोरीज के राइट्स शो रनर्स के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शो रनर्स चाहें तो बिना किसी लीगल प्रॉब्लम्स के बैक स्टोरी के कुछ पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्रोंड की बातों से इंस्पायर होकर डूरिन उसके पापा से मिलने चला गया। किंग डूरिन III ने अपने बेटे को बताया कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन डॉस का फ्यूचर राजा होने के नाते डूरिन को अपने इंट्यूशंस इग्नोर नहीं करने चाहिए। और डूरिन की गट फीलिंग ये कहती है कि एल्व्स सीक्रेटली कोई अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। फिर एल्व्स के असली प्लान को जानने राजा के कहने पर डूरिन लिंडन जाएगा। वॉच टावर पहुंचते ही वो बार ओनर थियो से मिलने चला गया। थियो से पहले डार्क ब्लेड इसी के पास थी। ये भी ब्लेड को एक्टिवेट करने के लिए हैंडल को हाथ में घुसाने वाली टेक्निक यूज करता था। फिर इसने थियो को बताया कि म्यूटियोर यानी स्ट्रेंजर का आसमान में दिखना इस बात की निशानी है कि साउरॉन वापस आने वाला है, और इनके हाथ पर ब्लेड से बने वो जख्म शायद साउरॉन के सपोर्टर होने का सिंबल है। एरांडिर ने मिडिल अर्थ की कियारा अडवाणी को अकेले में एडार के मैसेज के बारे में बताया। अगर यहाँ के ह्यूमंस अपनी जमीन ईडर के हवाले करके उसके साइड हो गए तो उन्हें ऑक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो एडार की आर्मी एक एक करके सबको मार देगी। एडार को भी खबर मिल गई कि वो डार्क ब्लेड फिलहाल वॉच टावर में एक बच्चे के पास है। सुबह होते ही क्वीन मिरियल ने गलाडियल को बोट में बिठाकर न्यूमेनोर से बाहर भेज दिया, लेकिन गलाडियल के थोड़ा दूर जाते ही व्हाइट ट्री के पत्ते तेजी से झड़ने लगे। ये देखकर सारे समझ गए कि गलाडियल ठीक कहती थी। गॉड्स उन्हें एक तरह से साइन दे रहे थे।
कि एल्फ को वापस अपने आइलैंड पर बुलवा लो। क्वीन रीजेंट ने फौरन गलाडियल को वापस बुलाकर इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी कि वह खुद अपनी आर्मी लेकर गलाडियल के साथ साउथलैंड जाएगी, लेकिन इस आर्मी को बनाने इन्हें सोल्जर्स की जरूरत थी। एलेंडल चौक में खड़ा होकर लोकल लोगों को आर्मी में भर्ती करवाने लगा। इसिल्डर और उसके दोस्तों ने भी हाथ उठाकर खुद को फौज का हिस्सा बना लिया। लगता है ये लोग न्यूमेनोर की मेन आर्मी को आइलैंड पर छोड़कर नई आर्मी लेकर साउथलैंड जाने वाले थे, क्योंकि इतने पावरफुल किंगडम का ऐसे रैंडम आर्मी बनाना सही नहीं लग रहा। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 की शुरुआत में नोरी स्ट्रेंजर को अपनी भाषा सिखा रही थी। ये दोनों यहाँ माइग्रेशन, डेथ, डेंजर, गुड और बैड की बात कर रहे थे। धीरे धीरे स्ट्रेंजर भी इनकी भाषा को समझने लग गया था। स्ट्रेंजर को लगा कि वो हार्फूड्स के लिए खतरा है, लेकिन नोरी ने समझाया कि नहीं, स्ट्रेंजर इज अ गुड बॉय। फिर मिडल अर्थ की कुछ आइकॉनिक लोकेशन से होते हुए हार्फूड्स उनकी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। आइकॉनिक क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों में फेलोशिप के 2 मेंबर्स फ्रोडो और सैम की मुलाकात गोलुम से हुई थी। रास्ते में सबका जोश बढ़ाने पॉपी उसकी माँ का माइग्रेशन सॉन्ग गाने लगी। मैप पर दिखाए गए बाकी के लोकेशन शायद सिर्फ शो के लिए इन्वेंट किए गए होंगे। सफर के दौरान ब्रैंडी फुट्स ने स्ट्रेंजर को भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया, लेकिन स्ट्रेंजर अब भी उस स्टार कॉन्स्टेलेशन की तलाश में था। स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी या ओरिजिन स्टोरी अब भी एक बड़ा सवाल है। इस एपिसोड में शोरनर ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि वो बेझिझक होकर लोर के ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं या फिर नए ओरिजिन्स ऐड कर सकते हैं। अगर लोर के साथ कर सकते हैं तो कैरेक्टर्स के साथ क्यों नहीं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर हमने देखा कि सफेद रोब पहने कुछ ह्यूमंस स्ट्रेंजर की क्रैशिंग साइट को चेक कर रहे थे। ये किस ग्रुप के लोग हैं कोई आइडिया नहीं, इन्हें भी सिर्फ इस शो के लिए ही बनाया गया है। इस शील्ड के पीछे बने स्टार कॉन्स्टेलेशन से ये कंफर्म हो गया कि ये लोग यहाँ पर खास स्ट्रेंजर के लिए ही आए थे। स्ट्रेंजर भी कब से इसी सिंबल की तलाश में था। क्रैशिंग साइट को थोड़ा चेक करने के बाद इनके लीडर ड्वेलर ने सीरियस लुक देकर इशारा किया कि स्ट्रेंजर वाकई में यहीं लैंड हुआ था। हो सकता है कि ड्वेलर उसे ट्रैक भी कर सकती है। अगेन, इनके पावर्स और मिशन के बारे में कोई आइडिया नहीं। शायद ये डार्क लॉर्ड के सपोर्टर्स हों, जिनका ड्रेस कोड आयरॉनिकली व्हाइट है। उधर एक ऑर्क ने एडार को खबर दी कि टनल का काम पूरा हुआ। ये सुनते ही एडार ने ऑर्क का हाथ लेकर सूरज की रोशनी में रख दिया। सनलाइट से ऑर्क की स्किन उबलने लगी। एडार ने ऑर्क से वादा किया कि जल्द ही इनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। एडार यहाँ पक्का मॉर्डोर के डार्क क्लाउड्स के बारे में बात कर रहा था। फ्यूचर में ज्वालामुखी के फटने से बने डार्क क्लाउड की वजह से मॉर्डोर में हमेशा अंधेरा रहता था। मॉर्डोर के इसी अंधेरा कायम रहे वाली स्कीम की वजह से ऑर्क्स वहां आराम से रहा करते थे। यानी एडार के बनाए टनल्स और मॉर्डोर के ज्वालामुखी के फटने का कोई कनेक्शन होगा। एल्स टावर में ब्राउन की मोटिवेशनल स्पीच सुनकर आधे ह्यूमंस ऑर्क के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाकी आधे वॉल्ड्रेक की बातों से इंस्पायर्ड होकर ऑर्क को ज्वाइन करने चले गए। वॉल्ड्रेक के भड़काऊ भाषण के बावजूद भी थियो ने अपनी मां के साथ टावर में रुकने का फैसला किया। फिर हमने देखा कि सारे ही न्यूमेनोरियंस क्वीन रीजन के फैसले से खुश नहीं थे, इंक्लूडिंग एआरियन। इसिल्डर को भी इस मिशन का हिस्सा बनना था, बट एलेंडल को अपने बेटे पर भरोसा नहीं। इसिल्डर ने सी गार्ड की ड्यूटी ठुकराकर ऑलरेडी अपनी तकदीर चुन ली थी। एलेंडल फिर से इसे न्यूमेनोरियन आर्मी में शामिल करके रिस्क नहीं ले सकता। पिछले एपिसोड के एंड में हालब्रांड भी कैद से छूट गया था। फेरोजोन की मदद करने के बदले उसने हालब्रांड को बिल्डर्स गिल्ड का क्रेस्ट दे दिया। हालब्रांड ने एस टियर तलवार बनाकर न्यूमेनोरियन आयरन स्मिथ को इम्प्रेस किया। फिर क्वीन ने इसे मिलने के लिए बुलवा लिया। मिरियल यहाँ गलाडियल और फेरोजोन के साथ लड़ाई की प्लानिंग कर रही थी। हालब्रांड ने साउथलैंड्स के नक्शे पर उंगली रखकर इन्हें एल्फ टावर की लोकेशन दिखाई, वही टावर जहां अरोंजर और उसके ह्यूमन साथी रुके हुए थे। क्वीन रीजन चाहती है कि हालब्रांड भी इनके साथ साउथलैंड्स चले, ताकि वहां जाकर ये लोग हालब्रांड की मदद से ह्यूमंस को एकजुट कर सके। ये सुनते ही हालब्रांड समझ गया कि गलाडियल ने इसके पीठ पीछे क्वीन रीजन से झूठे वादे करके हालब्रांड को भी इस मिशन का हिस्सा बना दिया। हालब्रांड ने गलाडियल को साफ साफ बता दिया कि उसे इस मिशन का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये रखो मेरा फैमिली क्रेस्ट और मिडल अर्थ जाकर किसी और को ह्यूमंस का राजा बना देना।
हालब्रांड का ये एटीट्यूड देखकर गलाडियल काफी गुस्सा हुई या फिर वो काफी खुश थी, आई डोंट नो। इसके एक्सप्रेशन से सिचुएशन पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खाना बदोशी करते करते हार्फूड्स इस बंजर जंगल में चले आए, जहाँ के ट्रीज मानो किसी इविल शक्ति की वजह से सड़ने लगे थे। मालवा को लगता है कि शायद इनको ये बैड लक स्ट्रेंजर की वजह से लगा है, एक तरह की निशानी कि उस बंदे से छुटकारा पालो। मालवा चाहती है कि सैडॉग स्ट्रेंजर के साथ साथ ब्रैंडीफुड फैमिली को भी कबीले से बाहर निकाल दे। ये हार्फूड्स भी अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लग गए। तभी नोरी और पॉपी के ऊपर कुछ वुल्व्स ने हमला कर दिया, लेकिन स्ट्रेंजर ने अपने मैजिकल पावर्स की मदद से वुल्व्स को उड़ाकर भगा दिया। अचानक से इतने पावर यूज करने की वजह से स्ट्रेंजर का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। उधर न्यूमेनोर में एलेंडिल कुछ नौसिखिए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, तभी गलाड्रियल ट्रेनिंग ग्राउंड में उतर गई। जो भी गलाड्रियल को जख्मी करने में कामयाब हुआ, उसे एलेंडिल सीधा लेफ्टिनेंट बना देगा। ये देखकर ढेर सारे नौसिखिए सोल्जर्स गलाड्रियल से लड़ने उतर गए। एज एक्सपेक्टेड गलाड्रियल ने सिंगल हैंडेडली सबको धूल चटा दी, लेकिन इस लड़ाई में वलांडिल गलाड्रियल का ड्रेस काटने में कामयाब हो गया। अपेरेंटली ये भी बहुत बड़ी बात है, तो एलेंडिल ने वलांडिल को लेफ्टिनेंट बना दिया। यहीं पर हालब्रांड ने भी थोड़े शॉर्ट स्किल्स का डेमो दिया, जिसे देखकर गलाड्रियल काफी इम्प्रेस थी। आई नो कि ये पूरा का पूरा सीन थोड़ा क्रिंजी था, बट चलता है। यारियन के कहने पर केमेन फेराजोन से बात करने चला गया। पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एनीवेज, केमेन चाहता है कि फेराजोन अपनी आवाज उठाकर मीरियल को एल्फ की मदद करने से रोक ले। ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे फेराजोन के साथ सारी न्यूमेनोरियंस एल्फ्स के ऑर्डर सुनने लग जाएंगे। ये सुनते ही फेराजोन की सटक गई। उसने केमेन को समझाया कि फेराजोन के मिडिल अर्थ जाने के पीछे भी जबरदस्त पॉलिटिक्स है। अगर न्यूमेनोरियंस ने साउथलैंड जाकर ह्यूमंस की मदद की तो उनका नया राजा मे बी हालब्रांड हमेशा न्यूमेनोरियंस का कर्जदार रहेगा। न्यूमेनोरियंस आगे इसी एहसान को बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, इंडिकेटिंग के फेराजोन सीक्रेटली अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहा था। फिर मीरियल को टार पलांटिन ने वार्निंग दी कि उसे मिडिल अर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां बस डार्कनेस उसका इंतजार कर रही है। स्ट्रेंजर पानी में हाथ डालकर अपने हाथ का इलाज कर रहा था। स्ट्रेंजर के कोई मंत्र पढ़ते ही उसका हाथ बर्फ में जमने लगा। ये देखकर नूरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उस बर्फ ने नूरी को भी जकड़ लिया। तभी एक क्रैश लैंडिंग वाले फ्लैशबैक सीन के बाद स्ट्रेंजर की बॉडी से निकली एनर्जी ने नूरी को उड़ाकर फेंक दिया। ये देखकर नूरी डर के मारे वहां से भाग गई। स्ट्रेंजर के आसपास बने पेड़ उसकी ओर झुकने लगे थे। लिंडन में डूरिन एल्फ्स के साथ बैठा डिनर कर रहा था। यहाँ गिलगैलेड और डूरिन के बीच मिथरील को लेकर इनडायरेक्ट अनबन छिड़ गई। डूरिन का शक बिल्कुल सही निकला। गिलगैलेड को मिथरील की भनक लग गई थी। फिर टॉपिक चेंज करने डूरिन ने एल्फ्स के डिनर टेबल को डॉर्स का सीक्रेट स्टोन बताया कि डॉर्स इस पवित्र पत्थर को सिर्फ मरे हुए पूर्वजों की याद में यूज करते हैं। ये सुनते ही गिलगैलेड ने उससे माफी मांगी और डिनर टेबल टॉप डूरिन के हवाले कर दिया, ताकि डॉर्स इस टेबल का सही इस्तेमाल कर सके। डिनर के बाद एलरॉन गिलगैलेड से बातचीत करने रुक गया और यहीं पर हमें मिथरील की नई ओरिजिन स्टोरी पता चली। एपिसोड 5 का वही बड़ा चेंज जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। बुक्स में मिथरील की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है। तो इस शो के मुताबिक फ्योनोर के बनाए सिलमेरिस में से एक ज्वेल हिताइग्रिल पहाड़ियों के किसी ट्री में छुपा था। एक जाबाज एल्फ ने अपनी पूरी पावर और लाइट लगाकर मॉर्गोथ के बैलरॉक से उस ट्री की हिफाजत की। एल्फ और बैलरॉक के बीच चली इसी लड़ाई के दौरान ट्री पर बिजली गिरी। वो बिजली झाड़ के जड़ों से होते हुए नीचे जमीन में चली गई और इस तरह से जमीन में मिथरील का वजूद बना। फ्योनोर ने टोटल 3 सिलमेरिल्स बनाए थे। अब उन 3 सिलमेरिल्स में से कौन सा ज्वेल इस ट्री में था वो अभी नहीं पता, क्योंकि ट्री में छुपे सिलमेरिल्स की कहानी बुक्स में कहीं नहीं है। मे बी शो वाले फ्योनोर ने 4 ज्वेल्स बनाए होंगे, क्या पता। फिर गिलगैलेड एलरॉन को उनका पवित्र पेड़ दिखाने ले गया। गलाड्रियल के जाने से पहले ही वो सेक्रेट ट्री अंदर से सड़ने लग गया था। गिलगैलेड को लगा था कि शायद गलाड्रियल की फौज को वैलिनोर भेजने से इस ट्री का सड़ना रुक जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। गिलगैलेड के बाद में समझ आया कि इस ट्री का सड़ना सीधा मिथरील के साथ कनेक्टेड है।
एल्डर लाइट के धीरे धीरे कम होने की वजह से इनके सैक्रेड ट्रीज सड़ने लगे थे। एल्डर लाइट को फिर से रिस्टोर करने एल्व्स को मिथ्रिल की जरूरत है। एल्रोंड को बस इतना ही बताना था कि डॉस ने मिथ्रिल की खोज की है कि नहीं, लेकिन एल्रोंड ने गिल-गैलेड को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डूरिन को दी शपथ नहीं तोड़ने वाला। वलांडिल ने इसिल्डर को 2 पंच मारकर उसके साथ पैचअप कर लिया। इसिल्डर चाहता है कि वलांडिल सेटिंग लगाकर उसे भी मिशन का हिस्सा बना ले, लेकिन एलेंडल की तरह ही वलांडिल को भी इसिल्डर पर भरोसा नहीं था। फिर इसिल्डर चुपके से जाकर न्यूमेनोरियंस की शिप में छुप गया। उसी वक्त केमन शिप को आग लगाने आया था ताकि न्यूमेनोरियंस मिडल अर्थ जाने का इरादा बदल ले, लेकिन इसिल्डर को शिप में छुपा देख टिमन चौंक गया। फिर इन दोनों के बीच चली हाथापाई में शिप को आग लग गई। धमाके से पहले इसिल्डर किसी तरह टिमन को खींचकर किनारे तक ले आया। फिर इन दोनों ने झूठी कहानी बनाकर एलेंडिल को फंसा लिया। इसिल्डर के इस हेरोइक बर्ताव को देखकर एलेंडिल काफी इंप्रेस हुआ। कैलिब्रिम्बर ने एल्रोंड को बताया कि सिर्फ ढेर सारे मिथ्रिल को इकट्ठा करके ही ये एल्व्स के फ्यूचर को बचा सकते हैं। यानी कैलिब्रिम्बर को शुरू से ही गिल-गैलेड के असली प्लान के बारे में पता था। कैलिब्रिम्बर को एल्रोंड से मिथ्रिल के बारे में पता चला और वो अब पक्का जाकर ये खबर गिल-गैलेड को देगा। यानी इसका मतलब एल्रोंड की शपथ शायद टूट गई। वैसे भी उसके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या था। कैलिब्रिम्बर ने एल्रोंड को मोटिवेट करते हुए कहा कि जिस दिन उसके पापा यानी इयरिंडल गॉड्स को लड़ाई के लिए कन्विंस करने वैलिनोर गए थे, उस टाइम कैलिब्रिम्बर भी वहीं मौजूद था। किसी को नहीं लगा था कि इयरिंडल जैसा मॉर्टल मैन वैलास को कन्विंस कर सकता है, लेकिन इयरिंडल को खुद पर पूरा भरोसा था कि बस वही एक है जो ये काम कर सकता था। एल्रोंड को भी अब थोड़ा स्टेप अप करके अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ गलाडियल हालब्रांड से माफी मांगकर उसे फुसलाने चली गई। गलाडियल को अब धीरे धीरे समझ आ गया कि डार्कनेस से लड़ते लड़ते उसके अंदर भी डार्कनेस बढ़ती जा रही थी। गलाडियल के भाई ने उसे एक सलाह दी थी कि डार्कनेस को करीब से महसूस करने के बाद ही आपको लाइट और डार्क के बीच का असली मतलब समझ आता है। इसे शायद फाइनली रियलाइज हो गया कि हमेशा गुस्से वाला एटीट्यूड दिखाकर काम नहीं चलने वाला। हालब्रांड गलाडियल के फीलिंग्स को समझ सकता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले इसने भी बहुत सारे डार्क कांड किए थे। इसी सीन के दौरान पैरेलली हमने साउथलैंड्स के आधे ह्यूमंस को एडार के आगे झुकते देखा। यहाँ मुझे लगा कि शायद ये किसी तरह के मल्टीपल टाइमलाइंस का हिंट होगा, यानी इनमें से झुकने वाला ही कोई ह्यूमन शायद हालब्रांड का यंग वर्जन था, लेकिन स्ट्रेंजर के आसमान से गिरते वक्त मीटियोर को सबने एक साथ देखा था। यानी सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी सेम टाइमलाइन में चली है। वॉल्ड्रेक चापलूसी करने एडार को साउरॉन कहकर पुकारने लगा। ये सुनते ही एडार ने उसे गुस्से में जमीन पर पटक दिया। अगर वॉल्ड्रेक को एडार का वफादार बनना है तो इसे रोवन की कुर्बानी देनी होगी। डार्क साइड की वफादारी खून की डिमांड करती है। वॉल्ड्रेक ने शायद ऑफ स्क्रीन रोवन को मार दिया। एरोंडिर थियो को तीरबाजी सिखा रहा था, तभी उसने एरोंडिर को उस डार्क ब्लेड के बारे में बताया। बिल्कुल ऐसा ही ब्लेड टावर की दीवारों पर भी बना था, यानी इस एलिमेंट टावर को किसी जमाने में मॉर्गोथ के सपोर्टर्स ने बनाया था। एरोंडिर को लगता है कि ये ब्लेड किसी टाइप की चाबी होगी, लेकिन अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं और किसी भी वक्त इन पर हमला कर सकते हैं। ऑक्स की आर्मी को दूर से देखकर ब्रॉनविन के दिमाग में भी पलटी मारने के ख्याल आने लगे। ये टावर ऑक्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। एडार उसकी ऑक्स और ह्यूमन से भरी फौज लेकर टावर की ओर निकल पड़ा। डूरिन ने टेबल टॉप के बारे में गिल-गैलेड से जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। ये कोई पवित्र पत्थर वगैरह नहीं है। डीसा बहुत दिनों से नए डाइनिंग टेबल की डिमांड कर रही थी, तो डूरिन ने सोचा कि क्यों ना वो गिल-गैलेड को येड़ा बनाकर एल्व्स का टेबल उड़ा ले। यही एल्रोंड ने डूरिन को बताया कि एल्व्स का फ्यूचर अब उसके हाथ में है। बिना मिथ्रिल के एल्व्स लिंडन में जिंदा नहीं रह सकते। थोड़ा ईगो मसाज करवाने के बाद डूरिन मान गया। फिर ये दोनों किंग डूरिन III को पटाने काजाडूम चले गए। गिल-गैलेड चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहा था। गलाडियल की बातों से इंस्पायर्ड होकर हालब्रांड मिडिल अर्थ जाने के लिए मान गया। हालब्रांड का सपोर्ट मिलते ही क्वीन मिरियल सबको लेकर मिडिल अर्थ की ओर निकल पड़ी।
टेमन की जान बचाने के बाद एलेंडिल ने इसिल्डर को भी आर्मी में शामिल कर लिया, सोल्जर्स में नहीं, शिप के क्लीनिंग स्टाफ में। सबके आते ही न्यूमेनोरियंस का आर्मर पहनी गलाडियल भी स्लो मोशन में शिप में चढ़ गई। टेमन के कांड के बाद 5 में से सिर्फ 3 ही शिप बच गए थे। होपफुली ये सारे शिप सही सलामत मिडिल अर्थ तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 अब तक का बेस्ट एपिसोड था। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि लड़ाई से पहले ईडार चुपके से जमीन में एल्फ्रिन बीज बो रहा था। ये एल्व्स का पुराना रिचुअल था, लड़ाई में जाने वाली जानों के बदले नई लाइफ। फिर ऑक्स और कन्वर्टेड ह्यूमंस को जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच देकर ईडार उन्हें एल्व्स के टावर ले गया। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि ईडार ऑक्स को डिस्पोजेबल सोल्जर्स की तरह नहीं बल्कि भाई और बहनों की तरह देखता था। टावर की ओर मार्चिंग करते वक्त ऑक्स नमपद के नारे लगा रहे थे, जिसका मतलब डेथ या खात्मा है। टावर पहुंचते ही सबने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। एरोंडियर ऊपर बैठा चुपके से सब पर नजर रखे हुए था। ईडार एरोंडियर की मौजूदगी सूंघ सकता था। इसने ऑक्स को चेतावनी दी कि ह्यूमंस का तो पता नहीं, लेकिन एक एल्फ इस टावर में कहीं छुपा हुआ है। तभी एरोंडियर ने अचानक से इन पर हमला कर दिया। ईडार समझ गया कि ये लोग एरोंडियर की बिछाई जाल में खुद से चल के आए थे। फिर एरोंडियर ने एक्रोबैटिक फाइटिंग स्किल्स दिखाकर ऑक्स को अंदर कैद कर दिया और उनके ऊपर टावर गिरा दिया। ब्रॉनविन और बाकी ह्यूमंस दूर से टावर की तबाही देखकर काफी खुश थे, यानी इनका पहला प्लान काम कर गया। अब इन्हें फटाफट अपने गांव जाकर बचे कुचे ऑक्स से लड़ने की तैयारी करनी थी। टावर की तलाशी लेते वक्त साउरॉन के स्टैचू को देखकर वोल्टेक ने ईडार से उसके बारे में पूछताछ की थी, लेकिन ईडार के जवाब देने से पहले ही एरोंडियर ने वहां कियोस मचा दिया। इधर एक बात तो साफ हो गई कि ईडार को साउरॉन का नाम जरा भी पसंद नहीं। न्यूमेनोरियंस भी धीरे धीरे मिडिल अर्थ के करीब पहुंच रहे थे। इसिल्डर सुबह जल्दी उठकर मिडिल अर्थ पर पड़ने वाले सनराइज को देखने डेक पर चला गया। गलाडियल एल्व्स के सुपर साइटिंग एबिलिटी की वजह से पिछले 1 घंटे से मिडिल अर्थ की जमीन को देख पा रही थी। फिर गलाडियल इसिल्डर के फ्यूचर के बारे में बात करने लगी। इसिल्डर को लगता है कि न्यूमेनोर अब पूरी तरह से बदल गया, इसीलिए उसे न्यूमेनोरियंस के बीच रहने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसिल्डर का मानना था कि शायद असली न्यूमेनोर का वजूद अब पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन गलाडियल ने उससे वादा किया कि कुछ गिने चुने फेथफुल्स के दिल में असली न्यूमेनोर आज भी जिंदा है। रियल न्यूमेनोर और फेक न्यूमेनोर सुनकर ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसिल्डर इनडायरेक्टली यहाँ ये कह रहा था कि प्रेजेंट न्यूमेनोरियंस के एरोगेंस और पॉलिटिक्स ने न्यूमेनोर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस सीन की सबसे अच्छी बात ये थी कि दीदी के चेहरे पर पहली बार एक्सप्रेशंस देखने मिले, और नहीं, ये वाला सीन काउंट नहीं होता। एनीवेज, इसिल्डर मिडिल अर्थ के सनराइज को एंजॉय कर रहा था। तभी एलेंडिल ने वहां आकर उसे वापस काम पर भेज दिया। एलेंडिल को सनराइज की बजाय उसके साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि न्यूमेनोर से देखने पर सन सी से निकलकर लैंड में डूबता है। ज्योग्राफी चेंज होने की वजह से यहाँ की साइकिल उल्टी है, यानी सन मिडिल अर्थ से निकलकर समुद्र में डूबता है। इसका मतलब एलेंडिल न्यूमेनोर पर ज्यादा घूमा फिरा नहीं होगा, क्योंकि वहां के भी किसी न किसी कोने से तो समुद्र वाला सनसेट दिखना चाहिए था। ये सनसेट वाला कन्वर्सेशन मुझे थोड़ा ऑड लगा, इसीलिए खास इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। शायद इसका कोई डीप मतलब होगा, या फिर एलेंडिल को सुबह से कोई मिला नहीं था तो वह गलाडियल के साथ टाइम पास कर रहा होगा। यहीं पर एलेंडिल ने गलाडियल को बताया कि उसकी बीवी यानी इसिल्डर की माँ पानी में डूबने से मरी थी। जमीन के करीब आते ही एलेंडिल और मिरियल आगे की प्लानिंग करने लगे। मिडिल अर्थ की जमीन पर पहुंचने के बाद ऑस्टेरिट टावर जाने के लिए इन्हें 1 दिन की घुड़सवारी करनी होगी। एरोंडियर की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो डार्क ब्लेड को नहीं तोड़ पाया। फिर इसने डिसाइड किया कि वो इस ब्लेड को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देगा, ऐसी सीक्रेट जगह जिसके बारे में वो ब्रॉनविन को भी नहीं बताएगा। बाकी नॉर्मी ह्यूमंस एरोंडियर के कहने पर लड़ाई की तैयारी में जुटे थे। फिर एरोंडियर ने नौसे के ह्यूमन सोल्जर्स को बिलो एवरेज स्पीच देकर थोड़ा सा मोटिवेट किया। I mean, वैसे भी इनके पास लड़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही क्या था। थियो की भी जबरदस्त फटी पड़ी थी। ब्रॉनविन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसके बुरे सपनों की तरह ही ये डार्कनेस भी बस कुछ ही पलों की मेहमान है।
देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल का प्रो मैक्स वर्जन। लाइट का साथ चुनो, फिर डार्कनेस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना बोलकर ब्रॉनविन ने थियो को बूढ़े और बच्चों के साथ सेफ हाउस में भेज दिया। एल्व्स के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एरांडिल ने ब्रॉनविन को 2 एल्फिन सीड्स थमाए लड़ाई से पहले बोने के लिए। ब्रॉनविन के रिएक्शन को देख के लग रहा था कि शायद वो भी इस रिचुअल से वाकिफ थी। इसार या पार वाली लड़ाई के हाई स्टेक्स को देख इनके इमोशंस उभर आए और फाइनली दोनों ने किस कर लिया। अगर ईस्टर एग्स की बात करें तो एरांडिल यहाँ जिस फॉरेस्ट वेलार की बात कर रहा था उसका नाम यावाना है, जो कि डॉस के को क्रिएटर आउले की बीवी थी। रात होते ही एडार की आर्मी ने विलेज पर हमला कर दिया। गांव वालों ने बूबी ट्रैप्स की मदद से फिर से एक बार ऑक्स को चकमा देकर हरा दिया। यहीं पर एरांडिल एक मुस्टंडे ऑक के हाथों मारा जाने वाला था, बट समय रहते ब्रॉनविन ने उसे बचा लिया। सारे अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन तभी एडार का ध्यान गया कि एडार की इस फौज में आधे से ज्यादा तो ह्यूमन सोल्जर्स थे, यानी गांव वालों ने खुद अपने ही कन्वर्टेड साथियों को मार दिया था। एरांडिल समझ गया कि इस बार एडार इनसे एक कदम आगे निकला। तभी एडार की ऑक्स आर्मी ने इन पर तीरों की बारिश कर दी। एक तीर जाकर सीधा ब्रॉनविन के सीने में घुस गया। एरांडिल की फौज ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। फिर ये थियो के साथ मिलकर किसी तरह जख्मी ब्रॉनविन को सेफ हाउस के अंदर ले गया। ब्रॉनविन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एरांडिल और थियो ने एल्फ्रिन सीड्स को गर्म करके ब्रॉनविन के घाव भर दिए। फिर एक ड्रामेटिक पॉज लेने के बाद ब्रॉनविन फिर से होश में आ गई। एडार की आर्मी बाहर सबको मारकर सेफ हाउस के अंदर घुस गई। जब तक एरांडिल वो डार्क ब्लेड एडार के हवाले नहीं करता, ऑर्क एक एक करके मासूम गांव वालों की जान लेते रहेंगे। हॉक्स ने एडार के सामने कुछ गांव वालों को स्लो और पेनफुल मौत दी, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं था। बट ब्रॉनविन को खतरे में देख थियो ने एडार को ब्लेड की लोकेशन बता दी। वेट, एरांडिल तो इस ब्लेड को एकदम सुरक्षित जगह छुपाने वाला था, फिर थियो की इसकी लोकेशन कैसे पता चली? समय रहते न्यूमेनोरियंस भी घोड़े पर सवार होकर यहाँ चले आए। वेट अगेन, न्यूमेनोरियंस तो टावर जाने वाले थे, तो इधर कैसे आए? शायद टावर को जाने का रास्ता गांव से होकर जाता होगा, या फिर ये पहले टावर जाकर फिर इधर आए होंगे। आई डोंट नो, बस किसी तरह से सही टाइम पर सही जगह पहुंच गए। न्यूमेनोरियन आर्मी को पास आता देख एडार ने वॉल्ड्रिक को एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए भेज दिया। न्यूमेनोरियंस की आर्मी ऑक्स पर भारी पड़ने लगी। इसिल्डर मिरेल के साथ खड़ा दूर से तमाशा देख रहा था। इसिल्डर के जज्बे को देखकर क्वीन रीजेंट ने इसे भी लड़ाई में जाने की इजाजत दे दी। एक और इलेंडिल को घोड़े से गिराकर मारने ही वाला था, लेकिन तभी हालब्रांड ने उसकी जान बचा ली। इसिल्डर फौरन भागकर इलेंडिल का हाल देखने चला गया। ये सीन हमें साउरन के साथ चली बैटल की याद दिलाता है। एडार डार्क ब्लेड को एक कपड़े में लपेटकर वहां से भाग निकला। एरांडिल के कहने पर गलाडियल और हालब्रांड भी उसके पीछे चले गए। हालब्रांड बॉलीवुड स्टाइल में किसी तरह एडार के सामने से आ गया और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। एडार के चारों थाने चित होते ही हालब्रांड ने उससे पूछा कि क्या वो उसे पहचानता है, इंडिकेटिंग कि एडार ने हालब्रांड के साथ जरूर कुछ बुरा किया होगा। अनफॉर्चुनेटली एडार ने हालब्रांड को नहीं पहचाना। इसने इतने सारे ह्यूमंस और उनकी फैमिलीज को मारा होगा। अब कितनों की शक्ल, सूरत और नाम याद रखे बंदा। ये सुनते ही हालब्रांड गुस्से में एडार को मारने चला गया, लेकिन गलाडियल ने उसे रोक लिया। गलाडियल एडार को एक बांध में बांधकर उससे पूछताछ करने लगी। यहीं हमें पता चला कि एडार मॉर्गोथ के एक्सपेरिमेंट्स किए पहले टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक है। याद है ना, मॉर्गोथ ने एल्व्स के ऊपर डार्क एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें ऑक्स में बदल दिया था। वेल, एडार उनका पहला वर्जन है। ये लोग खुद को उरूक कहकर बुलाते हैं। फिर गलाडियल इससे साउरन के बारे में पूछताछ करने लगी। एडार ने इसे बताया कि साउरन ने दुनिया में ऑर्डर लाने के चक्कर में अनसीन वर्ल्ड के डार्क पावर का इस्तेमाल किया था। आज की रियलिटी 2 वर्ल्ड्स में डिवाइडेड है, एक सीन वर्ल्ड जहां ये सब कुछ चल रहा है, और दूसरा अनसीन वर्ल्ड यानी स्पिरिट या रेट्स का वर्ल्ड। अनसीन वर्ल्ड अच्छा या बुरा नहीं है, बस वहां के डार्क पावर्स को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। साउरन के नॉर्दर्न फोर्ट्रेस में हमें इन्हीं अनसीन वर्ल्ड वाले एक्सपेरिमेंट्स के हिंट्स देखने मिले। साउरन ने जबरदस्त पावर हासिल करने के चक्कर में ऑक्स के साथ बड़े ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ऑक्स के साथ हो रही ये ज्यादती एडार से नहीं देखी गई।
तो उसने साउरॉन को मार दिया। यप, एडार ने साउरॉन को मार दिया। ऑब्वियसली गलाडियल को इसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन एडार अपने बयान पर अड़ा रहा। साउरॉन इज नो मोर। नादान एडार शायद ये नहीं जानता कि साउरॉन को चीर फाड़ कर नहीं मारा जा सकता, क्योंकि साउरॉन ऐसा कोई फिजिकल स्पीसी नहीं है। एडार ने शायद साउरॉन की एक फिजिकल वजूद को मारा होगा, लेकिन साउरॉन बड़ी आसानी से दूसरी बॉडी लेकर वापस आ सकता है, या फिर शायद ऑलरेडी आ चुका है। गलाडियल को एडार की प्रजाति से सख्त नफरत थी। उसे नहीं लगता कि उरूक्स और ऑक्स को कभी भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। मॉर्गोथ ने उनके दिल हमेशा हमेशा के लिए पलट दिए, लेकिन एडार खुद को मॉर्गोथ की नहीं बल्कि eru की क्रिएशन मानता है। गलाडियल ने एडार से वादा किया कि वो आखिरी ऑर्क और उरूक को मारने तक एडार को जिंदा रखेगी। एडार को मौत सबसे आखिर में नसीब होगी। गलाडियल की ये डीसी यूनिवर्स वाली बातें सुनकर एडार ने उसे बताया कि वेलकम टू द डार्क साइड सिस्टर। गलाडियल डार्कनेस को हराते हराते खुद डार्कनेस के वश में आ गई। ये सुनते ही अब गलाडियल एडार को मारने चली गई, लेकिन हालब्रांड ने उसे रोक लिया। रिवर्स उनो। बाहर आकर दोनों एक दूसरे के डार्क बिहेवियर्स के बारे में बात करने लगे। हालब्रांड को लगता है कि गलाडियल के साथ जंग लड़ने से इससे खुद के लिए नया फ्यूचर दिखने लगा। पहले हालब्रांड का मानना था कि वो अपने डार्क पार्ट से कभी नहीं उबर सकता, लेकिन गलाडियल के साथ ने इसकी थिंकिंग एकदम चेंज कर दी। फिर क्वीन मीरियल ने गांव में पंचायत बुलाकर हालब्रांड को साउथलैंड्स का राजा घोषित कर दिया। हालब्रांड के पास मौजूद सिजिल को देखकर सबने उसे अपना नया राजा एक्सेप्ट कर लिया। तभी थियो का ध्यान गया कि जो पैकेट इन्होंने एडार से छीना था उसमें तो डार्क ब्लेड है ही नहीं। एडार ने पहले ही वो ब्लेड वॉल्ड्रेक को थमाकर उसे टावर भेज दिया था। वॉल्ड्रेक ने ब्लेड को एक्टिवेट करके बांध के दरवाजे खोल दिए। तो इस चीज की चाबी है ये। दरवाजों के खुलते ही सारा पानी पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। वो पानी ऑक्स के बनाए टनल से होता हुआ सीधा जाकर माउंट डूम के लावा में गिर गया। अचानक से इतने सारे पानी के भाप बनने की वजह से ज्वालामुखी में जबरदस्त धमाका हुआ और यहाँ हमें फाइनली माउंट डूम के फटने की असली वजह पता चली। ज्वालामुखी से निकले काले बादल धीरे धीरे यहाँ के आसमान में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा लेकर आएंगे। ये सिर्फ माउंट डूम की ही नहीं बल्कि मॉर्डोर की भी ओरिजिन स्टोरी है। माउंट डूम से निकला मलबा आसपास के एरिया में तबाही मचाने लगा। गलाडियल और बाकी के पास खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। समय रहते एडार भी यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7। माउंट डूम से निकली राख और काले बादलों ने साउथलैंड्स को पूरी तरह से ढक दिया था। होश आते गलाडियल की नजर आसपास पड़ी लाशों पर गई। तभी उसे कहीं से थियो की आवाज आने लगी। थियो चिल्ला चिल्ला कर मलबे में ब्राउनविन को ढूंढ रहा था। गलाडियल उसे किसी तरह से शांत कर अपने साथ ले गई। इसिल्डर ने क्वीन रीजन के साथ मिलकर वलांडिल को मलबे से बाहर निकाला। अनफॉर्चुनेटली इनका दोस्त एंटीमो इस हादसे में मारा गया। फिर कुछ और लोगों को आग से बाहर निकालते वक्त इसिल्डर खुद भी मलबे के अंदर दब गया। देख के लग रहा था कि इसिल्डर नहीं बचा, बट अब क्या ही स्पॉइलर अलर्ट देना। सब जानते हैं कि इसिल्डर जिंदा बचेगा। इसी केओस में मीरियल के चेहरे पर जबरदस्त आग और राख का भपका लगा। दूसरी तरफ हार्टफुट्स लंबा सफर तय करके फाइनली उनके नए अड्डे पर पहुंच गए, लेकिन माउंट डूम से निकला मलबा उड़कर यहाँ तक चला आया था। माउंट डूम की आग ने यहाँ के एप्पल ट्रीज को जला के राख कर दिया। पेड़ों का ये हाल देखकर स्ट्रेंजर को काफी बुरा लगा। फिर स्ट्रेंजर एक जले हुए पेड़ पर हाथ रखकर एंशिएंट एल्विश भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। ये शायद इन एप्पल ट्रीज को फिर से हरा भरा करने कोई मंत्र फूंक रहा था। बाकी सारे हार्टफुट्स दूर खड़े स्ट्रेंजर की इन स्ट्रेंज हरकतों को देख रहे थे। सैडॉक को लगता है कि मे भी यहाँ स्ट्रेंजर मरे हुए पेड़ों से बात कर रहा था। फिर स्ट्रेंजर ने चिल्लाकर मानो उस ट्री को कोई ऑर्डर दिया। स्ट्रेंजर के एक कोयचा कहते ही पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उस पेड़ की एक बड़ी सी टहनी डिली के ऊपर गिरने वाली थी, बट समय रहते नूरी ने उसे बचा लिया। ये देखकर स्ट्रेंजर फौरन रुक गया। उधर काजाजूम में एल्डोन और डूरिन किंग डूरिन III से मिथ्रेल मांगने चले गए। एल्डोन ने सेक्रेट ट्री का इन्फेक्टेड पत्ता थमाकर किंग से रिक्वेस्ट की
कि अगर वो एल्स को मिथ्रेल खदानों का एक्सेस देते हैं तो बदले में एल्स डॉर्स को 5 सदियों तक राशन वगैरह देंगे। एल्स को मिडिल अर्थ पर सरवाइव करने मिथ्रेल की सख्त जरूरत थी। एल्रोंड के इस प्रॉमिस को सुनकर कुछ डॉर्स खुशपुश करने लग गए, लेकिन फिर इसने डॉर्स से वादा किया कि एल्रोंड का प्रॉमिस पत्थर की लकीर की तरह है। उसने आज तक ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जिसे एल्रोंड पूरा न कर सके। पर किंग को एल्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एल्रोंड ने किंग को बताया कि वो उसकी फीलिंग्स समझ सकता है। एल्स भरोसा करने के बिल्कुल लायक नहीं होते, लेकिन एक हाफ एल्फ होने की वजह से एल्रोंड एल्स के प्रॉब्लम्स को देख और समझ सकता था। यानी किंग एल्रोंड पर भरोसा कर सकता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले किंग को अपने बेटे डूरिन से अकेले में बात करनी थी। किंग ने डूरिन को बताया कि लिंडन की तबाही अचानक से हुआ कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि एक प्री प्लान इवेंट लग रहा है। एल्व्स की तकदीर वैलार्स ने सदियों पहले लिख दी होगी। इन्हें एल्व्स की मदद करके वैलार के बनाए प्लान्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्या पता इनकी एक गलती शायद सारे मिडिल अर्थ के घोड़े लगा दे। यानी किंग डूरिन की तरफ से ना है। किंग डूरिन III का यह फैसला सुनकर डीसा और डूरिन काफी नाराज और गुस्सा थे। इन्हें लगता है कि किंग की बढ़ती उम्र धीरे धीरे उसकी सोच पर असर कर रही है। फिर डूरिन ने किसी तरह इमोशंस पर कंट्रोल करके एल्रोंड को यह बुरी खबर सुनाई। एल्रोंड डिसअपॉइंटेड तो था, बट अब क्या ही कर सकते हैं। दोनों ही जानते थे कि सर्वाइवल के लिए शायद एल्रोंड को मिडिल अर्थ छोड़कर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि इन दोनों दोस्तों की आखिरी मुलाकात हो। एल्रोंड डूरिन को मिथ्रेल का टुकड़ा लौटाकर एल्वन स्टाइल में फेयरवेल बोलकर बाहर चला गया। डूरिन ने गुस्से से वो मिथ्रेल का टुकड़ा टेबल पर फेंक दिया। तभी डूरिन और डिसा का ध्यान गया कि उस मिथ्रेल ने टेबल पर रखे इन्फेक्टेड पत्ते को एकदम ठीक कर दिया। ये देखकर डूरिन समझ गया कि एल्रोंड बिल्कुल ठीक बोल रहा था। मिथ्रेल वाकई में लिंडन को बचा सकता है। इसे एक टाइप का साइन समझ लो। डूरिन ने फौरन आवाज लगाकर एल्रोंड को जाने से रोक दिया। ये अब किंग के खिलाफ जाकर एल्रोंड को मिथ्रेल की सोर्स लोकेशन दिखाएगा। साउथलैंड्स में गलाड्रियल और थियो ऑक से बचने जंगल में छुप गए थे। गलाड्रियल ने अब पूरी तरह से गिव अप कर दिया। इसे नहीं लगता कि अब कोई भी साउथलैंड्स को बचा सकता है। भलाई इसी में है कि समय रहते ये दोनों इस शैडो लैंड से बाहर चले जाएं। ज्वालामुखी के फटने के बाद सारे लोग अलग अलग होकर भागे थे। एलेंडिल कुछ सिपाहियों के साथ टाउन के बाहर इसिल्डर के लौटने का इंतजार कर रहा था। इसिल्डर के जख्मी घोड़े को देखकर एलेंडिल की थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन तभी क्वीन मिरियल ने इसे बुरी खबर दी कि अनफॉर्चुनेटली इसिल्डर नहीं बच पाया। ये सुनते ही एलेंडिल को जबरदस्त धक्का लगा। थियो को भी लगता है कि शायद ब्रॉनविन अब कभी वापस नहीं आने वाली। तभी गलाडियल ने उसे एडवाइस दी कि जिस बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। थियो गलाडियल के और किल काउंट को लेकर काफी इंप्रेस था। उसके हिसाब से गलाडियल ऑक्स को मारकर अच्छा ही काम कर रही थी। गलाडियल ने इधर फिर से थियो को समझाया कि माना के ऑक्स बुरे हैं, लेकिन उन्हें मारने के काम को ग्लोरीफाई करना इनके दिल में डार्कनेस भर सकता है। लगता है माउंट डूम वाले इंसिडेंट के बाद गलाडियल का सिस्टम फैक्ट्री रीसेट हो गया। बिना सोचे समझे तलवार उठाकर लड़ने भागने वाली फाइनली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली गलाडियल जैसे बातें कर रही है। फिर थियो को खुश करने गलाडियल ने उसे अपना सोल्जर बना लिया। साउथलैंड से बाहर आते ही मिरियल के समझ आया कि राग के कांटेक्ट में आने की वजह से इसकी आंखों की रोशनी चली गई। मिरियल ने एलेंडिल और वैलेंडिल को ऑर्डर्स दिए कि कैंप जाने तक ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसे एक्ट करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 4 पलांचल ने मिरियल को वार्निंग दी थी कि वो मिडिल अर्थ ना जाए, वहाँ बस डार्कनेस उसका इंतजार कर रही है। पहले हमें लगा कि शायद यहाँ माउंट डूम के काले बादलों की बात हो रही थी, लेकिन मिरियल के लिए डार्कनेस तो परमानेंट निकली। उस ट्री वाले इंसिडेंट के बाद हार्टफुट्स ने स्ट्रेंजर को कबीले से बाहर जाने को कहा। शैडोक ने इसे स्टार कॉन्स्टलेशन के ड्राइंग थमाते हुए ग्रीनवुड द ग्रेट जाने का रास्ता दिखाया। वहां के लोग शायद स्टार्स को ढूंढने में इसकी मदद कर सकते हैं। जाने से पहले नूरी ने स्ट्रेंजर को एक एप्पल गिफ्ट किया। फिर हमने देखा कि स्ट्रेंजर के जाते ही उस जले हुए एप्पल ट्री पर एक नया फूल उगने लगा। यह सीन देखकर बहुत सारे फैंस का मानना है कि स्ट्रेंजर शायद रेडेगार्ड द ब्राउन होगा। मिडिल अर्थ पर भेजे जाने से पहले रेडेगार्ड यावाना का माया था।
पिछले एपिसोड में एरेंडल ने यावाना का टॉपिक निकाला था और इस एपिसोड में ये ट्री वाला सीन। मे बी, जस्ट मे बी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। रात में थियो से बात करते वक्त गलाडियल ने एक निहायती कंट्रोवर्शियल बात कही। थियो ने इससे पूछा था कि क्या इसने ऑक्स के साथ चली लड़ाई में किसी अपने को खोया है। गलाडियल ने दो लोगों का नाम लिया, पहला इसका भाई फिनरॉड और दूसरा इसका हस्बैंड कैलिबॉन। वे व्हाट? रिंग्स ऑफ पावर शो में कैलिबॉन का कैरेक्टर मर गया? वेल, टू बी ऑनेस्ट, गलाडियल ने यहाँ कहा था कि कैलिबॉन लड़ाई के लिए गया था बट कभी वापस नहीं आया, तो इसने मान लिया कि वो मर गया होगा। बट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लोर में ऐसे कोई इंसिडेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये लोग यहाँ पक्का राइट्स इशू की वजह से कैलिबॉन के कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ मर्ज करने वाले हैं। नहीं, कैलिबॉन का मरना पॉसिबल नहीं और ना ही इसिल्डर का, क्योंकि अगर शो रनर्स ने कुछ नया ट्विस्ट डालकर उन दोनों को मार दिया तो फैंस अमेज़न को ही मार देंगे। सभी कुछ ऑक्स को पास से गुजरता देख सोल्जर बॉय थियो उनसे लड़ने जाने वाला था, लेकिन गलाडियल ने उसे रोक लिया। ऑक्स के वहां से जाने तक ये दोनों चुपचाप नीचे झाड़ियों में छुपे रहे। गलाडियल के कैरेक्टर ने तो भाई फुल ऑन 180 डिग्री टर्न ले लिया। दूसरे को लड़ाई में जल्दबाजी करने से रोकना और समझदारी दिखाकर ऐसे मौके पर छुपना, ये ओजी गलाडियल है भाई। ड्यूरिन और एल्ड्रॉन साथ मिलकर मिथरेल के लिए खुदाई कर रहे थे। एल्ड्रॉन ड्यूरिन के फैमिली नेम्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। इनके फैमिली में सारे ही एयर्स का नाम ड्यूरिन क्यों है? ये लोग कंफ्यूज नहीं होते क्या? तभी ड्यूरिन ने एल्ड्रॉन को बताया कि एक्चुअल में इनके सीक्रेट असली नाम कुछ अलग होते हैं जो कभी फैमिली से बाहर नहीं आता। ड्यूरिन भावनाओं में बहकर एल्ड्रॉन को उसका असली नाम बताने वाला था, लेकिन एल्ड्रॉन ने उसे रोक लिया। जब सही मौका है तब बता देना, अभी फिलहाल मिथरेल पर फोकस करते हैं। खदान की आखिरी दीवार तोड़ते ही इन्हें ढेर सारे मिथरेल का भंडार मिला। ड्यूरिन और एल्ड्रॉन ये देखकर काफी खुश थे, लेकिन तभी वहां किंग ड्यूरिन द थर्ड आ गया। ड्यूरिन ने किंग को समझाया कि इन्होंने जितना सोचा था जमीन के अंदर उससे कहीं ज्यादा मिथरेल है। ये लोग बड़े आराम से मिल बांट कर मिथरेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किंग को यह सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ड्यूरिन ने इसके ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर एल्फ की मदद की थी। किंग ने एल्ड्रॉन को काजाडूम से बाहर निकाल दिया और ड्यूरिन को सुनाने अपने कमरे में ले गया। किंग के साथ चली बहस में ड्यूरिन ने उसे बताया कि एल्ड्रॉन उसके सगे भाई की तरह है। यह सुनते किंग ड्यूरिन गुस्से में उबलने लगा, क्योंकि ड्यूरिन यहाँ अपनी गलती को सही साबित करने उसकी लेट मदर का नाम इस्तेमाल कर रहा था। फिर किंग ने गुस्से में ड्यूरिन के नेकलेस निकालकर फेंक दिया और उसे बताया कि वो अब इसके काबिल नहीं। अगली सुबह हार्फूड्स ने देखा कि स्ट्रेंजर का जादू काम कर गया। रातों रात सारे एप्पल ट्रीज रिस्टोर हो गए। इन्होंने फौरन एप्पल्स निकालकर उनके बग्गियों में स्टोर करना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी पॉपी की नजर इस फुटप्रिंट पर पड़ी। व्हाइट क्लोक्स पहने ये लोग स्ट्रेंजर के पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। रात होते ही ये पेड़ की छानबीन करने लगे। पेड़ पर उगे इस फूल को स्कैन करते ही इनकी लीडर समझ गई कि स्ट्रेंजर आगे उस दिशा में गया होगा। पॉपी और नोरी चुपके से इन पर नजर रखे हुए थे। फिर इनका रास्ता भटकाने नूरी ने इन्हें बताया कि स्ट्रेंजर उधर नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में गया है। इन अजीब से लोगों को कैंप में देख नूरी के पापा ने मशाल लेकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन स्लिम शैडी ने मशाल की आग एब्जॉर्ब करके हार्फूड्स की सारी बग्गियां जला दी, इंडिकेटिंग कि ये लोग डार्क मैजिक भी जानते हैं। एलेंडल की लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसिल्डर का घोड़ा शांत होने को तैयार नहीं था, तो एलेंडल ने उसे आजाद कर दिया। एलेंडल को अब रियलाइज होने लगा था कि उसे कभी एल्फ का साथ देना ही नहीं चाहिए था। काश वो उस दिन गलाडियल को समुद्र में ही छोड़ देता तो शायद आज इसिल्डर जिंदा होता। इसिल्डर के वापस आने पर होपफुली एलेंडल के ये डार्क थॉट्स चले जाएं। गलाडियल और थियो ने निम्नोरियंस के कैंप को ढूंढ लिया। ब्रॉनविन और अरंडिल को सही सलामत देखकर थियो काफी खुश था। गलाडियल सीधा मीरियल से मिलने चली गई। मीरियल की हालत देखकर गलाडियल को काफी पिटी फील हुआ। साउथलैंड्स और निम्नोरियंस के साथ जो कुछ भी हुआ था, गलाडियल उस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। एलेंडल को गलाडियल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने क्वीन रीजन को बताया कि इन्हें जल्द से जल्द मिडिल अर्थ को छोड़कर वापस अपने घर जाना चाहिए। जाने से पहले मीरियल ने गलाडियल से वादा किया
कि न्यूमेनोरियंस मिडिल अर्थ से तो जा रहे हैं, लेकिन वो इस लड़ाई को नहीं छोड़ने वाले। जल्दी न्यूमेनोरियंस की एक और फौज गलाडियल का साथ देने यहाँ आएगी। ये सुनते ही इलेंडिल पूरी तरह से टूट गया। नोरिन ने फैसला किया कि वो स्ट्रेंजर को अकेला नहीं छोड़ सकती। इसे जल्द से जल्द जाकर स्ट्रेंजर को आने वाले खतरे की चेतावनी देनी होगी। फिर एक चीजी टीम अप सीन के बाद नोरी, पॉपी, सैडेक और उसकी मम्मी के साथ स्ट्रेंजर को ढूंढने चली गई। न्यूमेनोरियंस की एक टीम साउथलैंड्स के लोगों की जिंदगी स्टेबल होने तक यहीं रहेगी। फिर हमें पता चला कि हालब्रांड जिंदा है। देख के लग रहा था कि इस पर किसी ऑग ने हमला किया था। गलाडियल समझ गई कि इस जख्म को भरने इन्हें एल्विश मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। गलाडियल साउथलैंड्स के राजा का इलाज करने उसे अपने साथ ले गई। डीसा ने डूरिन को दिलासा देते हुए कहा कि जब वो राजा बनेगा तब डीसा और डूरिन द फोर्थ साथ मिलकर मिथ्रेल की माइनिंग करेंगे, तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यहीं पर बातों बातों में डीसा डूरिन के भाई के बारे में बात कर रही थी। सगा भाई या इन जनरल भाई, मुझे नहीं लगता कि अब तक हमने डूरिन के किसी भाई को देखा है। किंग डूरिन ने सेक्रेट ट्री का पत्ता फेंक कर मिथ्रेल खदान की दीवार सील कर दी। वह पत्ता धीरे धीरे नीचे जाकर एक बैलरॉक के पास गिरा। उसके इलाके में एल्विस सेक्रेट ट्री का पत्ता देख बैलरॉक गुस्से से दहाड़ने लगा। अपने प्लान को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद ईडार जी ने सबको बताया कि आज से साउथलैंड्स का नाम मॉर्डोर है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमने स्ट्रेंजर को ग्रीनवुड द ग्रेट या एरन गैलन के जंगल में भटकते देखा। सभी व्हाइट क्लोक्स के लीडर ने नूरी का भेष लेकर स्ट्रेंजर का रास्ता रोका। लीडर के असली रूप में वापस आते ही व्हाइट क्लोक कल के बाकी मेंबर्स भी यहाँ आ गए। फिर इन सब ने स्ट्रेंजर को साउरॉन बुलाकर उसके आगे घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ गलाडियल जख्मी हालब्रांड को लेकर इरागियन के पास पहुंची। यहीं पर कैलिब्रम्बर और एल्ड्रॉन उनके फेल्ड मिशन के बारे में बात कर रहे थे। एल्ड्रॉन को लगता है कि गिल गैलेट के यहाँ आते ही उन्हें ऑनेस्टली सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इन्होंने डॉस से मिथ्रेल हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। एल्व्स के पास अब मिडल अर्थ को छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कैलिब्रम्बर को बस एक ही ख्याल खाए जा रहा था कि काश इनके पास मिथ्रेल के इस छोटे से टुकड़े से कोई बड़ा करिश्मा करने का कोई रास्ता होता। ये वही टुकड़ा है जो डूरिन ने एल्रॉन को फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर दिया था। वैलिनोर के 2 ट्रीज के खात्मे के बाद गोल्ड ट्री के बस फल से सूरज बना था। अगर सूरज की शुरुआत इतनी छोटी हो सकती है तो इस मिथ्रेल के टुकड़े से भी कोई बड़ा काम करने का कोई ना कोई रास्ता होना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। गिलगैलेट किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। तभी वहां गलाडियल आ गई। गलाडियल को मिडिल अर्थ पर देखकर एल्रॉन काफी हैरान था, क्योंकि इसे लगा था कि गलाडियल तो वैलिनोर में है। हालब्रांड को इरेगियन के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करके गलाडियल एल्रॉन से बात करने चली गई। गलाडियल ने एल्रॉन को बताया कि उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि मिडिल अर्थ पर इनका काम खत्म नहीं हुआ। साउरॉन और उसकी आर्मी को ढूंढने वाले मिशन को अधूरा छोड़कर गलाडियल कहीं नहीं जा सकती। इसकी बातें सुनने के बाद एल्रॉन को भी रियलाइज हुआ कि उसे पहले ही गलाडियल के गट फीलिंग पर भरोसा कर लेना चाहिए था। ये अब गलाडियल के इंट्यूशंस को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करेगा। हालब्रांड को होश आते ही वो गलाडियल को ढूंढते हुए कैलिब्रम्बर की लैब में चला गया। हालब्रांड ने दी कैलिब्रम्बर को बताया कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। हालब्रांड का मास्टर हमेशा उसे कैलिब्रम्बर के महान कारीगरी की कहानियां सुनाया करता था। आज कैलिब्रम्बर को अपनी आंखों के सामने देखकर मानो हालब्रांड का सपना पूरा हो गया। अपनी इतनी तारीफ सुनकर कैलिब्रम्बर 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी हालब्रांड की नजर टेबल पर रखे 3 जेमस्टोन्स पर पड़ी। हालब्रांड ने ऐसे खूबसूरत जेमस्टोन उसकी लाइफ में पहली बार देखे थे। यही बातों बातों में मिथ्रेल का टॉपिक छिड़ गया। हालब्रांड को लगता है कि सही एलॉय के साथ मिक्स करने पर ये मिथ्रेल के एबिलिटीज को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। ये सुनते ही कैलिब्रम्बर की आंखें चमक उठी। हालब्रांड बिल्कुल ठीक बोल रहा था। मिथ्रेल को कॉम्प्लीमेंट्री मेटल के साथ मिक्स करके एम्पलीफाई करने पर इन्हें लिंडन को बचाने ढेर सारे मिथ्रेल ओर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये एक टुकड़ा ही काफी है। जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी है या बिफोर यू वॉच वाला वीडियो देखा है वो अच्छे से समझ गए होंगे कि इधर क्या चल रहा है।
हालब्रांड का ये स्पेशल गिफ्ट या आइडिया रिंग्स ऑफ पावर की स्टोरी लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उधर न्यूमेनॉर में किंग टायर प्लांटर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। किंग की यह हालत देखकर फेराजॉन ने फौरन एक्सपर्ट आर्टिस्ट को बुलवा लिया ताकि ये लोग किंग की आलीशान कब्र के लिए टायर प्लांटर का बेस्ट स्केच बनाएं। एआरियन किंग के चैम्बर में बैठी उसका स्केच बना रही थी कि तभी अचानक टायर प्लांटर नींद से उठकर बड़बड़ाने लगा। टायर प्लांटर ने एआरियन को मीरियल समझकर चेतावनी दी कि अगर न्यूमेनॉर के लोगों ने अपने पुराने रस्मों रिवाजों को भुला दिया तो यह आइलैंड डूब जाएगा। धीरे धीरे न्यूमेनॉरियंस की एल्व्स और वेलार्स के साथ नफरत बढ़ते जा रही थी। इनका यही ईगो एक दिन पूरे न्यूमेनॉर को साथ लेकर डूबेगा। तभी टायर प्लांटर ने एआरियन को ऊपर जाने का रास्ता दिखाते हुए कहा कि वो अब सीइंग स्टोन को इतनी बार देख चुका है कि उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्क नहीं समझ आता। फिर ऊपर जाने का रास्ता फॉलो करते हुए एआरियन इस सीइंग स्टोन यानी प्लांटर के पास पहुंच गई। एआरियन से अब हम सीधा अगले सीजन में ही मिलेंगे। गिल-गैलेड के रेगियन पहुंचते ही कैलिब्रम्बर ने उसे हालब्रांड के आइडिया के बारे में बताया। कैलिब्रम्बर मिथ्रेल को प्योर मेटल के साथ मिलाकर गिल-गैलेड के लिए स्पेशल क्राउन बनाएगा। फिर उस क्राउन को पहनते ही लिंडन की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। क्राउन ही क्यों? क्योंकि कैलिब्रम्बर के हिसाब से मिथ्रेल के एबिलिटीज को एम्पलीफाई करने उससे बनने वाले ऑब्जेक्ट का शेप राउंड होना चाहिए, इसीलिए क्राउन। लेकिन गिल-गैलेड को ये क्राउन वाले एक्सपेरिमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसे लगता है कि समय रहते सबको बोझा बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। कैलिब्रम्बर ने इसे फिर से समझाने की कोशिश की कि ये मिथ्रेल अलॉय का आइडिया पक्का काम करेगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में अनसीन वर्ल्ड के पावर्स यूज होंगे। कैलिब्रम्बर के मुंह से अनसीन वर्ल्ड की बातें सुनते ही गलाडियल को फौरन ईडर के फ्लैशबैक्स आने लगे। ईडर ने इसे बताया था कि साउरॉन ने भी अपने फोर्ट्रेस में ऑक्स पर ऐसे ही अनसीन वर्ल्ड वाले एक्सपेरिमेंट्स किए थे। गलाडियल ने फौरन कैलिब्रम्बर से पूछा कि उसे यह अनसीन वर्ल्ड वाली लाइन किसने बताई। अनफॉर्चुनेटली कैलिब्रम्बर को ठीक से याद नहीं कि उसने ये कहां सुना था। गलाडियल के दिमाग में अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। जाने से पहले एल्रॉन ने गिल-गैलेड को उसी का डायलॉग याद दिलाकर एक्सपेरिमेंट को पूरा करने 3 महीने की मोहलत मांगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ही क्या बचा था। गिल-गैलेड ने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी। फिर हालब्रांड और कैलिब्रम्बर साथ मिलकर काम करने लगे। लेकिन गलाडियल को हालब्रांड के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। कहीं शुरू से हालब्रांड इसे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, ताकि वो उस पर भरोसा करके खुद हालब्रांड को रेगियन लेकर आए। हालब्रांड की आइडेंटिटी चेक करने गलाडियल ने इस आर्काइविस्ट की मदद ली। यह आर्काइविस्ट गलाडियल के कहने पर साउथलैंड्स के राजघराने का फैमिली ट्री ढूंढेगा। उधर व्हाइट क्लोक्स ने स्ट्रेंजर को बताया कि वही साउरॉन है। वेलार ने साउरॉन को नीचे भेजते वक्त उसके मेमोरीज ब्लॉक कर दिए थे ताकि स्ट्रेंजर अपने पुराने मेमोरीज को एक्सेस न कर सके। रून पहुंचते स्ट्रेंजर की सब कुछ समझ आ जाएगा। जिस सिंबल को ये शुरू से ढूंढ रहा था वो स्टार कॉन्स्टलेशन भी रून की जमीन से ही दिखता है। ये सुनते स्ट्रेंजर जोर जोर से हवाएं चलाने लगा। स्ट्रेंजर को कंट्रोल से बाहर होता देख एक व्हाइट क्लोक ने उसे बेहोश कर दिया। रून पहुंचने तक इन्हें स्ट्रेंजर को बांध कर रखना होगा। नोर की गैंग चुपके से 2 व्हाइट क्लोक्स को स्ट्रेंजर को बांधता देख रही थी। वहां इनके लीडर का कोई अता पता नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर हार्टफुट्स ने स्ट्रेंजर को छुड़ाने का प्लान बनाया और वो सीधा जाकर व्हाइट क्लोक्स के बनाए जाल में फंस गए। व्हाइट क्लोक्स की लीडर ही स्ट्रेंजर का भेष लिए इनका इंतजार कर रही थी। तभी असली स्ट्रेंजर को भी होश आ गया। नोरी और बाकी हार्टफुट्स को परेशानी में देखकर स्ट्रेंजर ने उन पर हमला कर दिया। नोरी ने स्ट्रेंजर को समझाते हुए कहा कि वो इनकी बातें ना सुने। नोरी अच्छे से जानती है कि स्ट्रेंजर इज अ गुड गाय। इतना बोलकर नोरी ने स्ट्रेंजर को लीडर का स्टाफ थमा दिया। स्ट्रेंजर ने फौरन जादू चलाकर तीनों व्हाइट क्लोक्स को सीधा अनसीन वर्ल्ड में भेज दिया। ये देखकर तीनों समझ गए कि जिस बंदे को वो साउरॉन समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में ईस्टार या एक विज़र्ड है। स्ट्रेंजर के स्टाफ को उठाते ही इन तीनों की बॉडीज इंसेक्ट्स बदलकर बिखर गए। इन्हीं के साथ ये लीडर का स्टाफ भी गायब हो गया।
व्हाइट क्लोज के साथ चली लड़ाई में सैडॉक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। सैडॉक की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने नोरी और बाकी गैंग उसके साथ सनराइज देखने बैठ गए। न्यूमेनॉर जाते वक्त मिरियल उसकी नई जिंदगी जीने की प्रैक्टिस कर रही थी। आंखों की रोशनी जाने की वजह से मिरियल को अब अपने दूसरे सेंसर्स को ट्रेन करना होगा। यहीं पर एलेंडिल ने उससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फेथफुल्स का साथ नहीं छोड़ने वाला। एल्व्स की मदद करने के चक्कर में एलेंडिल ने उसका बेटा खो दिया और मिरियल ने उसकी आंखें। लेकिन इन सैक्रिफाइसेस के बावजूद भी इनका बिलीफ बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये तो अब उल्टा पूरी कोशिश करेंगे कि अंत में उनकी दी कुर्बानियां वर्थ इट साबित हों। न्यूमेनॉर के किनारे पहुंचते एलेंडिल ने देखा कि सब इधर काले झंडे लहरा रहे थे, इंडिकेटिंग कि किंग टारपलांटर अब नहीं रहे। टारपलांटर के मरने के बाद अब न्यूमेनॉर पर सब कुछ बदल जाएगा। आगे के इवेंट्स में फेराजॉन और उसके सपोर्टर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगला सीजन शायद मेनली न्यूमेनॉर के पॉलिटिक्स को कवर करेगा। रेगियन में चले एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जबरदस्त धमाका हुआ। तभी हालब्रांड को क्लिक हुआ कि इन्हें मिथ्रेल को दूसरे अलॉय के साथ फोर्सफुली नहीं बल्कि जेंटली मिक्स करना चाहिए। ग्लाडियल आर्काइविस्ट से अपडेट लेने बाहर चली गई। फिलहाल हालब्रांड ने इसे बताया कि मिथ्रेल अलॉय की बेशुमार पावर की वजह से इन्होंने एक की बजाय 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन ग्लाडियल को यहाँ मिथ्रेल से ज्यादा हालब्रांड की आइडेंटिटी में इंटरेस्ट था, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से साउथलैंड्स का राजा 1000 साल पहले ही मर गया था और उसका कोई वंश भी नहीं था। तो हालब्रांड को वो सिजिल कहां से मिला? हालब्रांड ने पहली मुलाकात में ही ग्लाडियल से सच कहा था कि ये सिजिल उसने एक मरे हुए आदमी की बॉडी से उठाया था। अब कब उठाया था वो अलग कहानी है। हालब्रांड हजारों साल से इस धरती पर रह रहा था। इन सालों में लोगों ने उसे बहुत सारे नाम दिए, शायद ग्लाडियल को भी इसका नाम पता ही होगा। और यहाँ फाइनली कंफर्म हो गया कि हालब्रांड ही साउरॉन है। ये सुनते ही ग्लाडियल ने हालब्रांड पर हमला करने की कोशिश की। फिर साउरॉन ने उसे मेमोरी पैलेस में कैद कर दिया। इधर साउरॉन ग्लाडियल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी इन्हीं की तरह दुनिया की भलाई चाहता है। मेलकॉर के हारने के बाद साउरॉन को फाइनली रियलाइज हुआ कि उसे मिडिल अर्थ को बदल देना चाहिए। इस काम में साउरॉन के बनाए ऑब्जेक्ट्स इनके बहुत काम आएंगे। मिथ्रेल के वो पावरफुल ऑब्जेक्ट्स बनते ही साउरॉन और ग्लाडियल पूरे मिडिल अर्थ पर राज कर सकते हैं। साउरॉन इसे रानी बनाकर रखेगा। पावर और लाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन ग्लाडियल इतनी आसानी से साउरॉन की बातों में नहीं आने वाली। फिर साउरॉन ने इसे याद दिलाया कि वो जहां भी है सिर्फ और सिर्फ ग्लाडियल की मदद की वजह से है। ग्लाडियल अपने साथी एल्व्स को क्या जवाब देगी कि इसी ने साउरॉन की जान बचाकर उसे खुद अपने साथ एल्व्स के बीच लाया। साउरॉन का असली रूप देखते ही ग्लाडियल ने उसे फिर से मारने की कोशिश की। इस बार साउरॉन ने उसे एपिसोड 2 वाले मेमोरी में अटका दिया। ग्लाडियल को पानी में बेहोश पड़ा देख एल्रॉन उसे होश में ले आया। होश आते ही ग्लाडियल को लगा कि शायद ये भी साउरॉन ही है, लेकिन एल्रॉन ने इनकी पहली मुलाकात वाले इंसिडेंट को बताकर ये साबित कर दिया कि ये वाकई में एल्रॉन ही है। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। ग्लाडियल ने फौरन जाकर कैलिब्रोम्बर से कहा कि इन्हें 2 नहीं बल्कि 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने चाहिए। एक बनाया तो करप्ट होने के चांसेस हैं, 2 बनाया तो आपस में डिवाइड होंगे, लेकिन 3 ऑब्जेक्ट्स अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। भाई हमारी यूनिवर्स में तो उल्टा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एनीवेज, ग्लाडियल ने बताया कि अब हालब्रांड शायद कभी वापस नहीं आने वाला। ध्यान रहे कि ये तीनों पावरफुल ऑब्जेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ एल्व्स के पास ही रहें। एल्व्स को छोड़कर ये ऑब्जेक्ट्स किसी भी प्रजाति के हाथ नहीं लगने चाहिए। मिथ्रेल से पावरफुल ऑब्जेक्ट बनाने कैलिब्रोम्बर को वेलिनोर से लाए प्योर सोने और चांदी की जरूरत पड़ेगी। लकीली ग्लाडियल के पास फिनरॉड का दिया ये ब्लेड था जो वेलिनोर में बना है। ट्रू क्रिएशन रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, यानी पावर हासिल करने ग्लाडियल को इस ब्लेड की कुर्बानी देनी होगी। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर ने नोरी को बताया कि उसे किसी भी हाल में रून जाना होगा। ब्रैंडीफुट फैमिली ने नोरी को समझाया कि उसे भी स्ट्रेंजर के साथ जाना चाहिए।
फिर अपनी फैमिली और पॉपी को गुड बाय बोलकर नोरी रून की ओर निकल पड़ी। नोरी इज गोइंग ऑन एन एडवेंचर। तो इसका मतलब शायद फैंस की सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस थ्योरी सही निकली, ये स्ट्रेंजर गैंडाल्फ है, या फिर सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं जेफ बेजोस के बच्चे। कैलिब्रम्बर ने गलाडियल के ब्लेड को पिघलाकर उसमें मिथ्रेल का टुकड़ा डाल दिया, जिसके बाद इस पिघले हुए मेटल ने जाना पहचाना शेप लिया। फिर कैलिब्रम्बर के कारीगरों ने इस मेटल अलॉय और जेमस्टोन्स की मदद से 3 रिंग्स ऑफ पावर बनाए, नेनिया, नारिया और विलिया। ये 3 रिंग्स तो एल्व्स के पास रहेंगे, बाकी के 9 रिंग्स फॉर मोर्टल मैन एंड 7 रिंग्स फॉर डॉग्स के बारे में शायद हमें अगले सीजन में कुछ पता चले। लोर के हिसाब से उन रिंग्स को भी साउरॉन ने कैलिब्रम्बर के साथ मिलकर बनाया था। हालब्रांड को ऐसे अचानक से गायब होता देख एल्रोंड उसकी छानबीन करने चला गया। पॉन के पास पड़े स्क्रोल को देखकर एल्रोंड को भी पता चला कि हालब्रांड साउथलैंड्स का ट्रू किंग नहीं है। एल्रोंड फौरन स्क्रोल लेकर गलाडियल के पास चला गया, लेकिन इसे रिंग्स ऑफ पावर के बनने की हाइप किल नहीं करनी थी, तो वो बस वहीं खड़ा खड़ा गलाडियल को घूरता रहा। गलाडियल की भी समझ आ गया कि एल्रोंड को शायद हालब्रांड की असली आइडेंटिटी पता चल गई। एंड सीन में हमने देखा कि साउरॉन बड़े आराम से चलते हुए मॉर्डोर में घुस गया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.